5 साल के जन्मदिन वाले दिन मेरी क्लास टीचर ने लोहे की छड़ से मेरे हाथ की हड्डी तोड़ दी। मैंने दांत भींच लिए लेकिन रोया नहीं। इसलिए नहीं कि दर्द नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर घर जाकर मैंने एक शब्द भी बताया तो माँ का पहला सवाल यही होगा, टीचर ने दूसरों को क्यों नहीं मारा, सिर्फ तुम्हें ही क्यों मारा। 7 साल की उम्र में मुझे दूसरे बच्चों को जेब खर्च के पैसे मिलते देखकर बहुत जलन होती थी। मैंने करीब आधे महीने तक हिम्मत जुटाई और आखिरकार माँ से 1 रुपया मांगा ताकि आइसक्रीम खरीद सकूं। लेकिन उसने सबके सामने मुझे घूर कर देखा और जोर से चिल्लाई। आसपास के लोग भी हमारी तरफ देखने लगे। क्या आइसक्रीम खाने से तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे? दिन भर बस इन्हीं चीजों के पीछे पड़े रहते हो। दूसरे बच्चों से तुलना करनी है तो उनके नंबरों से करो। उस दिन मुझे एक बात पूरी तरह समझ आ गई, बाहर वाला तुम्हें मारे तो वह अनुशासन है और अपनी माँ तुम्हें मारे तो वह तुम्हारी भलाई के लिए है। मतलब हर हाल में गलती मेरी ही थी। उसी साल की फाइनल परीक्षा में मैंने पूरे नंबर हासिल किए। मैं खुशी खुशी अपना एक 100 नंबर वाला पेपर हवा में लहराते हुए स्कूल से बाहर निकला और दौड़कर माँ के पास पहुंचा। मैंने उत्साह से लाल रंग में चमकता हुआ एक 100 नंबर उसके सामने कर दिया। उसने बस हल्की सी नजर पेपर पर डाली और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अभी तो शुरुआत हुई है, ज्यादा खुश मत हो, मैं तुम्हें एक इनाम दे सकती हूँ, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। इनाम? मेरी आंखें चमक उठी। दिमाग में तुरंत ढेर सारे खिलौने घूमने लगे। सच में माँ? तो चलो अभी खरीदने चलते हैं। मेरी बेचैनी देखकर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। ठीक है, अभी चलते हैं। मैं खुशी से वहीं घूमने लगा और सोचने लगा कि आज अल्ट्रामैन खरीदूंगा या फिर नकली पिस्तौल। 2 गलियां पार करने के बाद माँ मुझे शहर की सबसे व्यस्त मार्केट में ले आई। उस समय वह बाजार हमेशा लोगों से भरा रहता था। दोनों तरफ की दुकानों में उस समय के सबसे नए और लोकप्रिय खिलौने सजे रहते थे। वहां मुझे वीडियो गेम कंसोल भी दिखाई दिया। माँ मेरा हाथ पकड़कर एक के बाद एक खिलौनों की दुकानों के सामने से गुजरती रही। मेरी नजर हर खिलौने पर टिक रही थी और मेरा दिल खुशी से उछल रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं किसी खिलौने को ठीक से देख पाता, माँ मुझे खींच कर आगे ले जाती। माँ, हम आखिर किस दुकान में जा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुख्य सड़क की लगभग सारी खिलौनों की दुकानें तो पीछे छूट चुकी थीं। फिर भी माँ आगे बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वह एक कांच के दरवाजे के सामने रुकी। उसने दरवाजे के पास रखी एक चीज उठाई और सीधे मेरी गोद में डाल दी। लो, ये कैसा है? मैंने उसे देखा तो वह एक नोटबुक थी। मेरा मूड ऐसे गिरा जैसे किसी ऊंची जगह से सीधे जमीन पर आ गिरा हो। मुझे नहीं चाहिए। मैं बहुत नाराज हो गया और बगल की खिलौनों की दुकान की तरफ इशारा किया। मुझे वो चाहिए। वहाँ एक नकली मॉडल कार रखी थी। उसे दुकान के सबसे सामने और सबसे खास जगह पर रखा गया था। जब भी मैं वहां से गुजरता मेरी नजर उस पर जरूर पड़ती थी। मैं काफी समय से उसे खरीदना चाहता था। माँ ने मेरी बात अनसुनी कर दी। तुम अब इतने बड़े हो गए हो और अभी भी खिलौने खेलोगे? खिलौनों के पीछे भागने से तुम्हारा भविष्य बर्बाद होगा। थोड़ा व्यावहारिक बनो। उसने स्टॉल पर रखी चीजों को पलटा और एक और अभ्यास पुस्तिका निकाल ली। यह भी लो, घर जाकर अच्छे से करना। माँ ने दोनों किताबें मेरे हाथ में जबरदस्ती पकड़ा दी। मैं अचानक बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए। मैंने गुस्से में दोनों किताबें पीछे की तरफ जोर से फेंक दी। किताबें हवा में घूमती हुई कुछ मीटर दूर जाकर जमीन पर जा गिरी। माँ को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं दुकान वाले के सामने उसकी बात का विरोध करूंगा। उसने अपना गुस्सा दबाया और काले पड़े चेहरे के साथ जमीन से किताबें उठाने चली गई। किताबें फेंकने के तुरंत बाद मुझे बहुत पछतावा होने लगा। मैं अपनी माँ को अच्छी तरह जानता था। जब भी वह मुझे ठंडी नजरों से देखकर चुप हो जाती थी, समझो तूफान आने से पहले की शांति होती थी। मैं वहीं जड़ बनकर खड़ा रहा। उसने किताबें उठाई और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे सामने आते ही उसने बिना किसी चेतावनी के किताब से मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। छटाक! उस थप्पड़ की आवाज मेरे कानों में गूंज गई। मेरा सिर एक तरफ घूम गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और सिर में तेज भनभनाहट होने लगी। चक्कर आने से मैं ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। अब बहुत बड़े हो गए हो, है ना? मुझसे बहस करने लगे हो? तुमने सच में सोचना शुरू कर दिया है कि इतने नंबर तुम्हारी अपनी काबिलियत से आए हैं? अगर मैं रोज तुम्हें पढ़ने के लिए मजबूर नहीं करती तो तुम जिंदगी में क्या कर पाते? उसकी बातें बर्फ के टुकड़ों की तरह मेरे दिल में चुभ रही थीं। मैंने दूर रखे उस खिलौने को देखा जिसका मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था। दांत भींचकर मैंने अपना सिर नीचे कर लिया। अब बोलते क्यों नहीं? अभी भी मन में मेरे खिलाफ गुस्सा है। उसने दोनों किताबें हाथ में लपेटी और मेरे सिर पर मारते हुए अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। क्या तुम मुझे थोड़ा भी चैन से नहीं रहने दे सकते? मुंह खोलते ही खिलौने चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते? बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? मैंने होंठ कसकर बंद कर लिए। मेरा दिल अंदर से बुरी तरह भर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी फट जाऊंगा। जिस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, वही दिन आखिर इतना बुरा कैसे बन गया? जितना सोचता उतना ही दुखी होता और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। रो रहे हो? तुम्हें रोने में भी शर्म नहीं आती? मैंने क्या गलत कहा? बोलो। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने गुस्से में मेरे माथे पर धक्का दिया। शायद उसे लगा कि पहला धक्का काफी नहीं था, इसलिए उसने दूसरी बार और जोर से धक्का दे दिया। मैं दुकान के दरवाजे पर गर्दन झुकाए खड़ा था। आसपास तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। उनकी नजरें मेरे शरीर पर ऐसे चुभ रही थीं जैसे सुइयां हों। कानों में लोगों की धीमी धीमी फुसफुसाहट और हंसी सुनाई दे रही थी। दुकानदार ने आवाज सुनकर तुरंत दौड़कर बाहर आया। उसने एक नजर में सब समझ लिया। उसने जल्दी से अभ्यास की किताबें उठाई और मेरे हाथ में वापस देते हुए माहौल शांत करने की कोशिश की। मैडम, बच्चा अभी छोटा है। बच्चों का खिलौनों से प्यार करना तो बिल्कुल सामान्य है। आप गुस्सा मत कीजिए। ये दोनों किताबें मैं बच्चे को दे देता हूँ। हमारा शहर छोटा था और रोज एक दूसरे से सामना होता था। ऊपर से मेरी माँ मिडिल स्कूल की अंग्रेजी टीचर और क्लास टीचर थी। दुकानदार का बड़ा बेटा भी मेरी माँ की क्लास में पढ़ता था। इस तरह की चापलूसी वाली बातें मैं पहले से देखता आया था। दुकानदार ने मुझे बचने का मौका दिया तो मैंने उसकी तरफ
कृतज्ञता से देखा और फिर उम्मीद भरी नजरों से माँ की तरफ देखने लगा। शायद वह कम से कम दूसरों के सामने मेरी इज्जत रख ले। दुकानदार की बात सुनकर माँ का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखकर कहा, लियो साहब धन्यवाद। अरे मैडम, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? दुकानदार सिर झुकाकर बोला, हमारे शियाओ छियांग का भी ध्यान रखिएगा, उसे आपकी बहुत जरूरत है। लियो छियांग स्कूल में अच्छा कर रहा है, इस बार उसकी परीक्षा में काफी सुधार हुआ है। माँ का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। वो भी आपकी मेहनत की वजह से है मैडम, वरना शियाओ छियांग की अंग्रेजी पास कैसे होती? बच्चे ने खुद मेहनत की है। माँ ने बहुत अच्छे से औपचारिक बातें पूरी की और फिर मेरा हाथ पकड़कर वहां से निकल गई। लियो साहब, हम चलते हैं। जी जी मैडम, आराम से जाइए। मैं बिना कुछ बोले पूरे मन से नाराज होकर उसके साथ बाजार से बाहर निकल गया। जैसे ही घर का दरवाजा बंद हुआ, रास्ते भर दबा हुआ उसका गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। उसने मेरे कपड़े का कॉलर पकड़ा और मुझे घसीटते हुए सीधे बाथरूम में ले गई। हमारा घर मेरे पिता के ऑफिस से मिला हुआ सरकारी क्वार्टर था। 2 कमरे और एक छोटा सा हॉल, कुल मिलाकर करीब 50 वर्ग मीटर का घर। बाथरूम इतना छोटा था कि मुश्किल से आधा वर्ग मीटर होगा। अंदर सिर्फ एक टॉयलेट, पानी की एक पाइप और पिता द्वारा लगाया गया शॉवर और एक साधारण वाटर हीटर था। बाथरूम में एक समय पर मुश्किल से एक बड़ा आदमी खड़ा हो सकता था। बचपन में जब माँ मुझे नहलाती थी तो मुझे उससे चिपक कर खड़ा होना पड़ता था, वरना ठंडी दीवार से टकरा जाता था। इतनी छोटी जगह देखकर मैं तुरंत समझ गया कि अब क्या होने वाला है। मेरे सिर से पैर तक डर की लहर दौड़ गई। माँ माँ, जैसे ही उसने मुझे बाथरूम के अंदर धकेला, मैं पूरी तरह घबरा गया। मैं दरवाजे को पकड़कर रोते हुए चिल्लाने लगा। मेरी आवाज बैठ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे के अंदर कोई इंसान खाने वाला राक्षस छिपा हो। आज भी वह डर मुझे बिल्कुल साफ याद है, लेकिन माँ की नजर में मैं सिर्फ जिद्दी और बदतमीज बच्चा था। मैं कितना भी रोया और गिड़गिड़ाया, उसे जरा भी दया नहीं आई। उसने मेरी उंगलियां एक एक करके दरवाजे से हटाई और मुझे अंदर धकेल दिया। मेरा सिर दीवार से टकराया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। अंदर बैठकर अच्छे से सोचो, जब तक अपनी गलती पूरी तरह नहीं समझोगे मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगी। इतना कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम! रोशनी एक पल में बाहर रह गई। आधा वर्ग मीटर का वह बाथरूम पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। मैं डर के मारे कांपने लगा। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा। माँ, मुझे गलती समझ आ गई है। मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। माँ प्लीज। मैं लगातार रोता और दरवाजा पीटता रहा, लेकिन बाहर से आने वाली उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं चाहे जितना रोता, वह बिल्कुल नहीं पिघली। तभी मुझे दरवाजे के लॉक के पास लोहे की जंजीर की आवाज सुनाई दी। वह बाहर से दरवाजे में अतिरिक्त कुंडी लगा रही थी ताकि मैं बाहर ना निकल सकूं। आज शाम मेरी क्लास है, जब तक मैं वापस नहीं आती तुम अंदर चुपचाप बैठकर अपने बारे में सोचो। मैं ये सुनकर पूरी तरह सुन्न हो गया। इसका मतलब था कि मुझे उस अंधेरे और बंद कमरे में कई घंटों तक रहना था। माँ, ऐसा मत करो प्लीज, मुझे बाहर निकाल दो। मैं और ज्यादा बेकाबू हो गया। पैरों से दरवाजा मारने लगा, यहाँ तक कि सिर से भी दरवाजा पीटने लगा। बाहर से माँ की आवाज आई, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। तुम कब समझोगे कि मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ सहती हूँ? अगर तुम मेरी बात मानते तो ये सब होता ही क्यों? आखिर गलती तुम्हारी ही है। अंदर रहो और अच्छे से सोचो। उसकी आवाज में पूरी निराशा थी। मैंने उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर जाते सुनी। फिर मुख्य दरवाजा बंद होने की आवाज आई। क्लिक! उस पल मैं पूरी तरह टूट गया। नहीं नहीं माँ, मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। मैं बहुत देर तक चिल्लाता रहा। आखिरकार मेरे अंदर की सारी ताकत खत्म हो गई। मुझे समझ आ गया कि रोने और चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं दीवार से टिककर नीचे बैठ गया, घुटनों को पकड़कर अपना चेहरा उनमें छिपा लिया। कुछ देर बाद मेरी आंखें धीरे धीरे अंधेरे की आदी होने लगी। मैंने चारों तरफ देखा तो पता चला कि दरवाजे के नीचे एक बहुत पतली सी दरार थी, जहां से बाहर की थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही थी। मैं ऐसे उस दरार की तरफ रेंग कर गया जैसे मुझे कोई जीवन दान मिल गया हो। मैंने अपनी आंखें उस दरार से लगाकर बाहर देखने की कोशिश की। तब शरद ऋतु की शुरुआत थी और शाम जल्दी होने लगी थी। बाहर की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जैसे ही पूरी तरह अंधेरा होता, बाथरूम के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं अपनी उंगलियों पर गिनती करने लगा और उम्मीद कर रहा था कि माँ जल्दी वापस आ जाए। 1 2 3 4 5 21 22 23 24। गिनते गिनते अचानक मुझे पानी की एक बूंद गिरने की आवाज सुनाई दी। तब आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन उस छोटे से बंद कमरे में उसकी गूंज बिल्कुल साफ सुनाई दी। मैंने तुरंत गिनना बंद कर दिया और डरते हुए आवाज की तरफ देखा। फिर एक और बूंद गिरी। तब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि पाइप में बचा हुआ पानी लकड़ी के टब में गिर रहा था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल अचानक एक आवाज सुनाई दी। बहुत डर लग रहा है। वह एक आदमी की आवाज थी। आवाज बिल्कुल साफ थी। मैं डर के मारे बुरी तरह कांप गया। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत खुद को बांहों में कसकर पकड़ लिया। तुम जितना डर रहे हो, वह आवाज बहुत यकीन से बोली। तुम कौन हो? मेरा गला सूख चुका था और आवाज कांप रही थी। आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन वह आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ये भूत के अलावा और क्या हो सकता है? कहीं मुझे भूत तो नहीं दिख रहा? मैं भूत नहीं हूँ। उस आवाज में थोड़ी बेबसी थी, जैसे वह मेरे विचारों को पढ़ सकता हो। पहले अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम मोफान है। मोफान। मैंने धीरे से उसका नाम दोहराया और सिर उठाया। उसकी आवाज में कोई बुरी भावना नहीं थी, इसलिए मेरे मन का डर थोड़ा कम हो गया। अंधेरे में किसी का बात करना शायद इतना भी बुरा नहीं था। तुम कहाँ से बोल रहे हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैंने धीमी आवाज में पूछा। मैं तुम्हारे शरीर के अंदर हूँ। मेरे शरीर के अंदर? उस समय मैं बहुत छोटा था, इसलिए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। शायद मोफान भी समझ गया कि मैं उसकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। उसने
ज्यादा समझाने के बजाय विषय बदल दिया। क्या तुम बाहर जाना चाहते हो? हाँ, मैंने बिना सोचे सिर हिला दिया। मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो? मैं हैरान रह गया। कैसे? मो फान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने कहा, अगर तुम मुझे अपने शरीर पर नियंत्रण करने दो तो मैं तुम्हें बाहर ले जा सकता हूँ। मैं असमंजस में पड़ गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने बचपन में कार्टून और कहानियों में देखा था कि किसी भी इच्छा की कीमत चुकानी पड़ती है। जल परी अपनी आवाज के बदले कुछ देती है, राजकुमारी को भी अपने राजकुमार को पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। ये मो फान कह रहा था कि वह मेरे शरीर के अंदर रहता है, लेकिन मैंने इससे पहले कभी उसे महसूस नहीं किया था। तभी मेरे दिमाग में आया, क्या पहले कभी सुनाई देने वाली वे अजीब आवाजें वास्तव में भ्रम नहीं थी? क्या वे उसी की आवाज थी? अगर तुम मेरे शरीर पर नियंत्रण करोगे तो मेरे साथ क्या होगा? क्या मैं मर जाऊंगा? इंसान स्वाभाविक रूप से मौत से डरता है। मैं उस समय छोटा था, फिर भी इस सवाल से बुरी तरह घबरा गया। मो फान ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मरने दूंगा? हम दोनों एक ही हैं। दुनिया के सारे लोग मर जाएं, तब भी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर पता नहीं क्यों मेरे अंदर अचानक एक अजीब सा भरोसा पैदा हो गया। लेकिन कुछ देर रुककर उसने कहा, एक बार मैं बाहर आ गया तो फिर वापस नहीं जाऊंगा। मैं तुम हूं और तुम मैं हूं। क्या तुम इसे स्वीकार कर सकते हो? किस चीज को स्वीकार करूं? मैं उसकी बात पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था। एक ही शरीर में दो लोगों का रहना, उसने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा। मैंने कुछ देर सोचा और धीरे से जवाब दिया, अगर तुम मेरे साथ अच्छे रहोगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा। एक शरीर में दो लोग रहेंगे, ये थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन अगर अगली बार माँ मुझे फिर इस अंधेरे कमरे में बंद कर दे तो कम से कम मेरे पास बात करने के लिए कोई तो होगा। मुझे लगा यह भी बुरा नहीं है। मेरी हामी सुनते ही मो फान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आंखें बंद करो और अपना दिमाग बिल्कुल खाली कर दो। मैंने उसकी बात मानी, गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। मैंने अपने दिमाग में कुछ भी सोचने की कोशिश नहीं की। अगले ही पल मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी आत्मा शरीर से बाहर खींची जा रही हो। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तब अगली सुबह हो चुकी थी। मैं अचानक उठकर बैठ गया। मेरी दाईं बाह में तेज दर्द हो रहा था। मैंने हाथ उठाकर देखा तो मेरी दाईं कलाई बुरी तरह सूज चुकी थी। मैंने अपनी नाइट ड्रेस की आस्तीन ऊपर की तो पूरे हाथ पर नीले निशान और खरोंचें पड़ी हुई थी। मो फान, ये सब क्या हुआ? मैंने मन ही मन धीरे से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा शायद मो फान सो गया है। मैंने पिछली रात बेहोश होने के बाद की घटनाओं को याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिमाग पूरी तरह खाली था। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं दबे पांव बिस्तर से उठा और हमेशा की तरह मम्मी पापा के कमरे की तरफ जाने लगा। जैसे ही बाथरूम के पास से गुजरा, मेरे कदम अचानक रुक गए, क्योंकि बाथरूम का लकड़ी का दरवाजा बीच से बुरी तरह टूटकर उसमें एक बड़ा सा छेद हो चुका था। टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखरे पड़े थे और लकड़ी के नुकीले टुकड़ों पर सूखा हुआ खून भी लगा हुआ था। मैं उस पूरे मंजर को देखकर वहीं का वहीं जड़ हो गया। तभी मेरी माँ जाग गईं और धीरे धीरे कमरे से बाहर आईं। उन्हें देखते ही मैं फिर से घबरा गया। टूटे हुए लकड़ी के टुकड़ों के सामने खड़ा मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अपने हाथ पैर कहाँ रखूं। माँ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, कल रात बड़ी हिम्मत दिखा रहे थे, है ना? उनकी आंखों में निराशा के साथ साथ मेरे लिए गहरी नफरत भी साफ दिखाई दे रही थी। कल रात बड़ी बहादुरी दिखा रहे थे, है ना? माँ ने यह कहते हुए मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में निराशा के साथ नफरत भी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने तुम्हें बस थोड़ी देर सोचने के लिए अंदर बंद किया था। तुमने ये सब तमाशा किसे दिखाने के लिए किया? तुम्हें पता भी है नया दरवाजा लगवाने में कितने पैसे लगेंगे? तुमने दरवाजा तोड़ दिया और अब पूरे बाथरूम में पानी भरा पड़ा है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? माँ ने इन सारी परेशानियों की जड़ भी मुझे ही बना दिया। कल तो तुमने मुझे मारने की भी कोशिश की थी, बहुत सिर चढ़ गए हो। ये कहते हुए माँ ने मेरे बाल पकड़े और मुझे घसीटते हुए कमरे में ले आई। मैं दिन भर इतनी मेहनत करके नौकरी करती हूँ और वो सब किसके लिए? तुम्हारे लिए। उसने एक बेंत निकाली और मेरे पैरों पर एक के बाद एक वार करने लगी। और तुम मुझे बदले में क्या देते हो? मेरा चेहरा देखो, देखो तुमने मुझे कैसे नोच दिया है। मुझे आज भी स्कूल जाना है। मैं वहां सबको क्या जवाब दूंगी? दर्द के मारे मैं इधर उधर उछलते हुए उसकी बेंत से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरी नजर उसकी गर्दन पर पड़ी। वहां खरोंच के दो हल्के निशान थे। उस पल मुझे बहुत अन्याय महसूस हुआ। मुझे लगा कि माँ का आज सुबह का गुस्सा मुझ पर नहीं बल्कि मो फान पर निकलना चाहिए था। जो मार मुझे पड़ रही थी वह असल में मो फान की वजह से थी। मैंने मन ही मन फैसला किया कि जैसे ही मो फान जागेगा मैं उसे इस बारे में जरूर जवाब मांगूंगा। लेकिन लगातार कई दिनों तक मो फान दोबारा सामने नहीं आया। माँ ने 2 मजदूर बुलाए। उन्होंने मेरा टूटा हुआ दरवाजा निकालकर उसकी जगह नया दरवाजा लगा दिया। मेरे दाहिने हाथ की चोट भी बहुत जल्दी ठीक हो गई। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गया और कोई निशान तक नहीं बचा। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ फिर पहले जैसा हो गया हो। लेकिन एक चीज बदल गई थी, माँ की नजरें। वह मुझे हर दिन पहले से ज्यादा गुस्से और कठोरता से देखने लगी थी। उसकी आंखों में ऐसा भाव होता कि मेरे अंदर तक डर बैठ जाता। इसी बीच स्कूल की कैंटीन की दुकान का कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। वहां बिकने वाली चीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। कई तरह के स्नैक्स ऐसे थे जो सिर्फ स्कूल में ही मिलते थे और बाहर कहीं नहीं मिलते थे। धीरे धीरे छुट्टी होते ही बच्चे बाहर खेलने जाने के बजाय कैंटीन की तरफ दौड़ने लगे। सभी बच्चे एक साथ दुकान पर टूट पड़ते थे। दुकान के सामने इतनी भीड़ जमा हो जाती कि जो खरीदने जाता उसके लिए अंदर जाना मुश्किल और जो खरीद चुका होता उसके लिए बाहर निकलना मुश्किल। कुछ ही दिनों बाद स्कूल ने नया नियम जारी कर दिया। स्नैक्स खरीदने के लिए अपना स्कूल आईडी नंबर दर्ज कराना होगा और हर छात्र दिन में सिर्फ एक बार ही सामान खरीद सकेगा। ये नियम सुनते ही स्नैक्स खाने वाले बच्चों की हालत खराब हो गई। उनके लिए तो यह किसी बुरी खबर से कम नहीं था। खासकर मेरे साथ बैठने वाला सहपाठी बहुत परेशान था। उसे स्नैक्स खाना बेहद पसंद था और वह अक्सर क्लास के दौरान भी चोरी छिपे स्नैक्स खाता रहता था। उसके पास हमारी क्लास में सबसे ज्यादा जेब खर्च के पैसे थे और वह काफी खर्चीला भी था। आखिर उसके पिता शहर के डॉक्टर थे और अच्छी कमाई करते थे। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम हमेशा क्लास में ही स्नैक्स क्यों खाते रहते हो? ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकते? उसने होंठ
सिकोड़ते हुए बेफिक्र अंदाज में कहा, तुम ये नहीं समझोगे, चोरी छिपे खाया हुआ स्नैक्स ही सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं समझ पाया। आखिर मैंने आज तक अपनी जिंदगी में एक भी स्नैक्स नहीं खाया था, लेकिन उसकी बात मेरे दिल में एक छोटे से पत्थर की तरह गिरी और हल्की सी जिज्ञासा की लहर पैदा कर गई। शायद मुझे भी एक बार चोरी छिपे स्नैक्स खाना चाहिए। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान मेरा सहपाठी अचानक मेरे पास आया और चापलूसी भरे अंदाज में बोला, लिनमो, क्या मैं तुम्हारा स्कूल आईडी नंबर थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैंने भौहें सिकोड़कर पूछा, मेरा आईडी नंबर लेकर क्या करोगे? उसने कैंटीन की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, अब स्कूल में स्नैक्स खरीदने के लिए आईडी नंबर दर्ज करना पड़ता है। मेरा आज का कोटा खत्म हो गया है, अपना नंबर मुझे इस्तेमाल करने देना। वैसे भी तुम कभी स्नैक्स खरीदते नहीं हो। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सी उदासी भर गई। मैं स्नैक्स खरीदना नहीं चाहता था, ऐसा नहीं था। असल बात तो ये थी कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैं भी बहुत पहले से जानना चाहता था कि आखिर स्नैक्स का स्वाद कैसा होता है। मैं काफी देर तक चुप रहा। ये देखकर मेरे सहपाठी ने तुरंत एक और प्रस्ताव रख दिया, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारा आईडी नंबर एक बार इस्तेमाल करूंगा और बदले में तुम्हें 10 पैसे दूंगा। कैसा रहेगा? 10 पैसे? मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। एक बार आईडी नंबर देने के 10 पैसे। अगर मैं ऐसे 10 बार अपना नंबर इस्तेमाल करने दूं तो पूरे 1 रुपए हो जाएंगे। 1 रुपया जमा हो गया तो मुझे माँ से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं चोरी छिपे 2 पैकेट मसालेदार स्नैक्स खरीद कर खा सकता हूँ। ये तो बहुत बढ़िया सौदा था। मैंने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, हम दोनों का काम बन गया। मेरा सहपाठी मेरा आईडी नंबर लेकर खुशी खुशी स्नैक्स खरीदने चला गया और मैं उसके दिए हुए पहले 10 पैसे को हाथ में कसकर पकड़कर खुशी से झूम उठा। असल में 10 पैसे में भी कैंटीन से कुछ खरीदा जा सकता था। वहां एक तरह की खींचने वाली टॉफी मिलती थी जिसकी एक गोली 10 पैसे की थी। लेकिन अपने सहपाठी से प्रभावित होकर मैं भी वही स्नैक्स चखना चाहता था जो वह अक्सर खरीदता था। कुछ ही समय में मैंने 1 रुपया जमा कर लिया। उस दिन मैं इतना खुश था कि मेरे चेहरे की मुस्कान छिप ही नहीं रही थी। क्लास में घुसते ही मैंने अपने सहपाठी से कहा, आज मैं तुम्हें अपना आईडी नंबर इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। वह हैरान होकर बोला, क्यों? मैं उसके कान के पास जाकर रहस्यमय अंदाज में बोला, क्योंकि आज मुझे खुद इस्तेमाल करना है। क्लास के दौरान मैंने 10-10 पैसे के 10 सिक्के अपनी जेब में रखे थे। मैं बार बार हाथ डालकर उन्हें छूता रहता। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जेब में पूरी दुनिया की दौलत रखी हो। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि आज कैंटीन से कौन कौन सा स्नैक्स खरीदूंगा। मेरी खुशी देखकर मेरे सहपाठी को लगा कि शायद मैंने कोई नया खिलौना खरीद लिया है। तभी स्कूल की घंटी बजी। मैं तुरंत अपनी सीट से उछलकर खड़ा हुआ और कैंटीन की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे जैसे मैं कैंटीन के करीब पहुंच रहा था, मेरा दिल उतनी ही तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार आज मैं भी स्नैक्स खाऊंगा। मैं सबसे पहले कैंटीन में पहुंचा। एक नजर में मुझे वही सूखा स्नैक्स दिखाई दिया जो मेरा सहपाठी अक्सर खरीदता था। उसके साथ एक और मसालेदार स्नैक का पैकेट भी था। मैंने तुरंत दोनों पैकेट उठा लिए और दौड़कर दुकानदार के पास पहुंचा। मैंने अपनी जेब से 10-10 पैसे के 10 सिक्के निकाले और कांच के काउंटर पर रख दिए। अंकल, मुझे ये खरीदने हैं। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दरवाजे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मैं डर के मारे बुरी तरह कांप गया। लिनमो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं और दुकानदार दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर मेरी टीचर खड़ी थी। उसकी नजरें सीधे मुझ पर टिकी थीं। उसकी आंखों का भाव देखकर मेरे दिल में डर बैठ गया। मैं रंगे हाथों पकड़ा गया था। मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी और काफी कोशिश के बाद भी मैं एक पूरा वाक्य नहीं बोल पा रहा था। दुकानदार को मेरी परेशानी का अंदाजा नहीं हुआ। वह मुस्कुराते हुए टीचर से बोला, मैडम, आज आपकी ड्यूटी है क्या? असल में कैंटीन का कारोबार इतना बढ़ गया था कि स्कूल अब हर दिन ब्रेक के दौरान एक शिक्षक की ड्यूटी लगाता था ताकि भीड़ की वजह से कोई परेशानी ना हो। टीचर ने सिर हिलाया और फिर उसकी नजर दोबारा मुझ पर टिक गई। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। तुम्हारी माँ ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हें ये बेकार की चीजें खाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने खास तौर पर मुझे कहा था कि मैं तुम पर नजर रखूं। ये कहते हुए टीचर अंदर आई और मेरे हाथ से दोनों स्नैक्स छीनकर वापस दुकानदार को दे दिए। फिर उसने काउंटर पर रखे मेरे 10 पैसे वाले सारे सिक्के उठाए और दुकानदार से कहा, लाओ, इन्हें भी रख लो। फिर उसने दुकानदार को सख्त आवाज में समझाया, ली साहब, याद रखना, अगर यह बच्चा दोबारा यहाँ आए तो इसे कोई सामान मत बेचना। दुकानदार के चेहरे पर थोड़ी उलझन दिखाई दी, लेकिन टीचर के कहने के बाद वह भी कुछ बोल नहीं सका। उसने सिर हिलाकर कहा, जी जी मैडम, मैं याद रखूंगा। दुकानदार ने मुझे गहराई से देखा। उसकी आंखों में छिपी सहानुभूति ने मुझे और भी ज्यादा दुखी कर दिया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर बिजली गिर गई हो। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। क्यों? ये पैसे मैंने खुद जमा किए हैं। मैंने अपनी माँ से नहीं मांगे। फिर मैं स्नैक्स क्यों नहीं खरीद सकता? मेरी नाक में हल्की सी जलन हुई और आंखों में अचानक आंसू भर आए। मेरे सीने में दुख और गुस्सा इस तरह भर गया कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बस लगातार आंसू बह रहे थे। टीचर झाओ ने मुझे भीड़ से बाहर निकाला और एक शांत कोने में ले गई। वह नीचे बैठी और मुझे एक टिश्यू दिया। लिनमो, तुम्हारी माँ ने स्कूल के सभी टीचर्स को पहले ही कह दिया है कि हम तुम पर नजर रखें। मैंने कुछ नहीं कहा, बस रोता रहा। मेरे अंदर जमा हुआ दुख ऐसा था जैसे अभी फट जाएगा। टीचर झाओ ने आह भरी और कहा, मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ। सच कहूँ तो मुझे भी लगता है कि वह तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती करती है, लेकिन वह तुम्हारी भलाई के लिए ही ऐसा करती है। उसे डर है कि ज्यादा स्नैक्स खाने से तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। तुम्हें उसे समझना चाहिए, समझे? लेकिन मैंने ज्यादा नहीं खाया। मैं सुबकते हुए धीरे धीरे बोला, मैं तो बस
बस उसका स्वाद चखना चाहता था। टीचर झाओ ने मेरी लाल हुई आंखों को देखा और काफी देर तक चुप रही। फिर उसने अपनी जेब से मिनी पैकेट निकाला। उसमें वही सूखा स्नैक था। आमतौर पर एक पैकेट में 4 टुकड़े होते थे, लेकिन इस छोटे पैकेट में सिर्फ एक ही टुकड़ा था। उसने पैकेट मेरी आंखों के सामने हिलाया। मैंने तुरंत रोना बंद कर दिया। मेरी नजरें उस पैकेट पर टिक गईं। मैं तो आंसू पोंछना भी भूल गया। अच्छा, अब रोना बंद करो। ये पैकेट मैंने एक दूसरे बच्चे से जब्त किया था। अब ये तुम्हारा है। टीचर झाओ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और फिर समझाया, लेकिन इसे चुपचाप खाना। बिल्कुल ध्यान रखना कि तुम्हारी माँ को पता न चले। मैंने जल्दी से पैकेट ले लिया और जोर जोर से सिर हिलाने लगा। मेरी आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान आ गई। बस ऐसे ही हंसते हुए, कितने अच्छे लगते हो। टीचर झाओ मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी अजीब भावना थी जिसे मैं उस समय समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी बात मैंने दिल में बिठा ली। मैंने उस मिनी पैकेट को बहुत सावधानी से अपनी जेब में रख लिया। वह उस दिन का मेरा सबसे बड़ा राज था। किसी को पता न चले, इसलिए पूरे समय मैं अपनी जेब पर हाथ रखे रहा। स्कूल में मैंने उसे निकालने की हिम्मत तक नहीं की। टीचर झाओ ने कहा था कि स्कूल के सभी टीचर मेरी माँ को जानते हैं। स्कूल में मैं कुछ भी करूं, मेरी माँ को तुरंत पता चल जाता था। चारों तरफ उसकी नजरें थीं, इसलिए मुझे इंतजार करना पड़ा कि स्कूल खत्म हो और मैं बाहर जाकर इसे खा सकूं। आखिरकार छुट्टी की घंटी बज गई। उस पल मुझे लगा जैसे मुझे आजादी मिल गई हो। मैंने जल्दी से किताबें बैग में ठूंसी, बैग की चेन बंद की और स्कूल से बाहर भाग पड़ा। मैंने पहले ही सोच रखा था कि स्नैक्स खाने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ होगी। शहर के मैदान के पास बने फूलों के प्लेटफॉर्म के पीछे। हमारे शहर में एक सार्वजनिक फुटबॉल मैदान था। सभी स्कूलों की खेल प्रतियोगिताएं वहीं होती थीं। हम बच्चे उसे बस मैदान कहते थे। जब भी मैं अपने माता पिता के साथ वहां से गुजरता, मैदान में कुछ लोग अजीब तरह की एक्सरसाइज करते दिखाई देते थे। माँ हर बार मेरा हाथ पकड़कर मुझे उनसे दूर ले जाती थी। मेरे स्कूल की छुट्टी का समय मैदान के सबसे खाली समय के आसपास होता था। ज्यादातर लोग खाना बनाने के लिए घर जा चुके होते थे या अभी उनकी नौकरी खत्म नहीं हुई होती थी। मैदान के किनारे करीब आधे मीटर ऊंचे फूलों के 2 बड़े प्लेटफॉर्म थे। उनके पीछे एक इमारत की बाहरी दीवार थी। आमतौर पर भीड़ होने पर भी कोई वहां नहीं जाता था। मेरे लिए तो वह चोरी छिपे स्नैक्स खाने की बिल्कुल सही जगह थी। अगर मैं फूलों के पीछे बैठ जाता तो कोई मुझे देख ही नहीं सकता था। ये सोचते हुए मैं सीधे मैदान की तरफ दौड़ पड़ा। मैदान स्कूल से करीब 1 किलोमीटर दूर था। मुझे डर था कि रास्ते में माँ का कोई जानने वाला ना मिल जाए, इसलिए मैं बिना पीछे देखे लगातार दौड़ता रहा। जब मैदान पहुंचा तो मेरी पीठ पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी और पसीना गर्दन से नीचे बह रहा था। मेरी उम्मीद के मुताबिक मैदान में सिर्फ 2-3 बुजुर्ग धीरे धीरे टहल रहे थे। मैंने ऐसे दिखाया जैसे वहां से सामान्य रूप से गुजर रहा हूं और फूलों के पास पहुंचते ही चुपचाप पीछे की तरफ खिसक गया। पहली बार माँ से छिपकर स्नैक्स खाने का रोमांच इतना ज्यादा था कि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं जोर जोर से सांस लेते हुए जेब से मिनी स्नैक का पैकेट निकालने लगा। मैंने लार निगली और घबराते हुए पैकेट खोलने लगा, लेकिन मैं इतना उत्साहित था और इतनी दूर दौड़कर आया था कि मेरे हाथ कांप रहे थे। अचानक मेरे हाथ से स्नैक नीचे घास में गिर गया। मैं घबराकर तुरंत उसे उठाने लगा। ध्यान से देखा तो राहत मिली। बस उसके किनारे पर थोड़ी मिट्टी और रेत लगी थी। मैंने उंगली से धीरे धीरे मिट्टी साफ की और फिर सावधानी से उसका एक छोटा सा टुकड़ा काटकर खाया। उसका स्वाद मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग था। थोड़ा मीठा, थोड़ा तीखा और एक अजीब सा स्वाद, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट। मैं फूलों के पीछे बैठकर बड़े मजे से खाने लगा। बीच बीच में मैं बाहर की तरफ देखता और अपने कान खड़े रखता ताकि किसी के कदमों की आवाज सुनते ही छिप जाऊं। मैं पूरी तरह चौकन्ना था, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आवाज से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था वह अचानक मेरे सिर के ऊपर से आएगी। लिनमो, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? मैं बड़े मजे से खा रहा था, लेकिन आवाज सुनते ही मेरा पूरा शरीर जम गया। मैंने चबाना तक बंद कर दिया। धीरे धीरे मैंने ऊपर देखा। इमारत की दीवार के ऊपर बनी एक खिड़की से किसी का सिर बाहर निकला हुआ था। वह टीचर ली थी। वह यहाँ कैसे थी? मेरे पूरे शरीर से ठंडा पसीना निकलने लगा। मैंने तुमसे पूछा है क्या तुम चोरी छिपे कुछ खा रहे हो? टीचर ली ऊपर से मुझे घूर रही थी। उसकी आवाज में शक और सख्ती साफ झलक रही थी। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे वह किसी अपराधी से पूछताछ कर रही हो। नहीं, मैंने घबराकर स्नैक और उसका पैकेट अपने पैरों के नीचे दबा दिया ताकि सबूत छिपा सकूं। लेकिन मेरी घटिया सी एक्टिंग टीचर ली से कैसे छिप सकती थी? उसने तुरंत सब समझ लिया। अच्छा, तो तुम यहाँ जमीन से उठाकर कूड़ा खा रहे हो? उसके चेहरे पर अचानक उत्साह दिखाई दिया। मुझे तुम्हारी माँ से इस बारे में जरूर बात करनी पड़ेगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि उनका इतना अच्छा बेटा क्या क्या कर रहा है। उसकी वो खुशी देखकर मेरे अंदर डर और बढ़ गया। मैंने कूड़ा नहीं उठाया। मेरी आवाज घबराहट के कारण कांप रही थी। ये मुझे टीचर झाओ ने दिया था। मैंने इसे जमीन से नहीं उठाया। टीचर ली ने तुरंत मुझे डांटा। अभी भी झूठ बोल रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने इसे जमीन से उठाया और खाया। मेरे सामने खड़े होकर बहस भी कर रहे हो। आगे जाकर क्या करोगे? इतना कहकर टीचर ली ने अपना सिर खिड़की के अंदर खींच लिया। इसके बाद वहां बिल्कुल शांति छा गई। मैं वहीं पत्थर की तरह खड़ा रह गया। मेरे अंदर सिर्फ डर बचा था। मुझे यकीन था कि वह मेरी माँ से शिकायत करने जा चुकी है। अब तो मैं गया। मैं दीवार को खाली नजरों से देखता रहा। काफी देर बाद मुझे समझ आया कि यह शहर के शिक्षकों के कर्मचारियों वाला परिसर था, इसलिए टीचर ली का यहाँ होना कोई अजीब बात नहीं थी। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी ही किस्मत को कोस रहा था। टीचर ली के चेहरे का वह भाव बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मुझे डर था कि वह मेरी माँ के सामने इस घटना को कितना बढ़ा चढ़ाकर बताएगी। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि टीचर ली मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी। वह मुझे ऐसे देखती थी जैसे मैंने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया हो, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैं उदास मन से बैग लेकर घर की तरफ जा रहा था। अभी घर के दरवाजे तक पहुंचा भी नहीं था कि मैंने माँ को एक महिला के साथ अपनी तरफ आते देखा। ध्यान से देखा तो वह आंटी रुआन थी। आंटी रुआन मेरी माँ की सहकर्मी थी और दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। उनके पति बैंक में काम करते थे और उनका एक बेटा था जो मुझसे कुछ साल बड़ा था। मैं उसे राण भाई कहकर बुलाता था।
था। मुझे राण भाई के घर जाना बहुत पसंद था क्योंकि उसके कमरे में ढेर सारी कॉमिक किताबें थी। मैं हर बार उन्हें बड़े मजे से पढ़ता था। मैं अक्सर उससे पूछता, राण भाई ये सारी कॉमिक किताबें क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खरीदती हैं? वह हमेशा गर्व से मुस्कुराकर कहता, हाँ, कल ही माँ मेरे लिए कहानियों की एक पूरी सीरीज लेकर आई है, बहुत अच्छी है, तुम पढ़ना चाहोगे? सच में? ये सुनते ही मेरी आंखों में चमक आ जाती। मैं उत्साह से हाथ रगड़ते हुए पूछता, कौन सी कहानी की किताब है, जल्दी दिखाओ। राण भाई रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया और बुक शेल्फ से एक किताब निकाली। मैंने किताब का कवर देखा। उस पर 3 बच्चे एक महल की तरफ भाग रहे थे और उनमें से एक लड़के ने गोल चश्मा पहन रखा था। ये कौन सी किताब है? मैंने किताब के कुछ पन्ने पलटे। उसमें कोई खास चित्र नहीं थे, बस लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे थे। ये हैरी पॉटर है, बिल्कुल असली ओरिजिनल किताब, राण भाई ने गर्व से कहा। उसकी आवाज में साफ साफ दिखावा था। हैरी पॉटर? मैं मन ही मन सोचने लगा कि यह नाम तो बिल्कुल चीनी किताब जैसा नहीं लग रहा। ये किताब बहुत मशहूर है, तुम्हें इसके बारे में भी नहीं पता? तुम आखिर पढ़ते क्या हो? राण भाई ने उत्सुकता से पूछा। मैंने थोड़ा सोचा और गंभीरता से अपनी पढ़ी हुई किताबों के नाम गिनाने लगा। कोपर्निकस, लूशन, जर्नी टू द वेस्ट और स्कूल में सुझाई गई कुछ दूसरी किताबें। कितनी बोरिंग किताबें हैं, राण भाई ने मुंह बनाकर कहा। मैं एकदम चुप हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये किताबें बोरिंग हो सकती हैं। माँ हमेशा कहती थी कि ये किताबें मेरे लिए अच्छी हैं और जो किताबें अच्छी हों उन्हें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। मैंने कभी किसी किताब को इस आधार पर नहीं परखा था कि वह मजेदार है या बोरिंग। राण भाई ने मेरी तरफ देखकर आंख मारी। अगली बार जब तुम मेरे घर आओगे मैं माँ से कहूंगा कि तुम्हारे लिए कुछ मजेदार कॉमिक किताबें लेकर आए, ठीक है? मैंने तुरंत मुस्कुराकर सिर हिलाया और उससे वादा करने के लिए हाथ भी मिला लिया था। अपनी यादों से बाहर आया तो मैंने देखा कि आंटी रुआन मेरी तरफ बढ़ रही थी। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उस पल मेरे मन में एक साथ 2 भावनाएं थीं, डर और उम्मीद। डर इस बात का था कि टीचर ली ने मुझे चोरी छिपे स्नैक्स खाते हुए देख लिया था, पता नहीं वह मेरी माँ से शिकायत कर पाई थी या नहीं। और उम्मीद इस बात की थी कि राण भाई ने कहा था कि उसकी माँ मेरे लिए किताबें लेकर आएगी। मैंने आंटी रुआन के हाथ की तरफ देखा। वहां सचमुच एक थैला था जिसमें चौकोर और मोटी चीजें रखी थीं, देखने में बिल्कुल किताबों जैसी लग रही थीं। मैं वहीं खड़ा रहा और मेरे मन में डर और खुशी की भावनाएं आपस में लड़ती रहीं। जब तक माँ और आंटी रुआन मेरे सामने नहीं आ गईं, मैं उसी सोच में खोया रहा। माँ ने मुझे घूर कर कहा, क्या सोच रहे हो? किसी से मिलते हो तो नमस्ते करना नहीं आता? उसके लहजे में नाराजगी साफ थी। मैंने गहरी सांस ली और सावधानी से माँ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली। शायद टीचर ली को अभी तक शिकायत करने का मौका नहीं मिला था। मैंने तुरंत खुद को संभाला और चेहरे पर मुस्कान लाकर आंटी रुआन को नमस्ते किया। आंटी रुआन, नमस्ते। अरे लिनमो, कितने अच्छे बच्चे हो और अब तो काफी लंबे भी हो गए हो। आंटी रुआन ने प्यार से मुझे देखा। ये तुम्हारे राण भाई ने तुम्हारे लिए भेजा है। ये कहते हुए उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ थैला मेरी तरफ बढ़ा दिया। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने जल्दी से थैला ले लिया और उसे खोला। अंदर वही कॉमिक किताबें थीं जिन्हें मैं राण भाई के घर पर अक्सर पढ़ता था और सारी किताबें बिल्कुल नई थीं। धन्यवाद आंटी रुआन। राण भाई को भी मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। मैंने कॉमिक किताबों को ऐसे पकड़ रखा था जैसे वे दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं गया कि माँ के चेहरे पर कितनी अजीब और असहज अभिव्यक्ति आ गई थी। माँ ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, रुआन, ये बच्चा पहले से ही बहुत लालची है। तुम इसे ऐसी बेकार चीजें देकर इसकी आदत और खराब कर रही हो। बाद में इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। इतना कहते ही उसने मेरे हाथों से सारी कॉमिक किताबें छीन ली और वापस आंटी रुआन को दे दी। क्या मैंने इसके लिए किताबें नहीं खरीदी हैं? इसका चेहरा देखो, बिल्कुल किसी भिखारी जैसा लग रहा है। कितनी शर्म की बात है। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, चलो घर चलो। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी प्यारी कॉमिक किताबों को माँ के हाथों जाते देखता रहा। मेरे दिल में दुख और गुस्सा दोनों थे, लेकिन मैं कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। आंटी रुआन ने मेरी किताबों के लिए तरसती नजर देखी और मजबूर होकर आह भरी, अरे ठीक है ठीक है, वह रोज थोड़ी ना पढ़ेगा। हमारे घर में भी बच्चे कॉमिक्स पढ़ते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और मैंने उसके लिए कोई और नोटबुक भी तो नहीं खरीदी। ये कहते हुए उन्होंने किताबें फिर मेरी तरफ उठाई और मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं लिनमो, आंटी ने तुम्हें देने के लिए दी है तो तुम्हें ही मिलेंगी। अपनी माँ की बात की चिंता मत करो। मैंने डरते हुए माँ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। उसने बस जबरदस्ती होंठों पर हल्की मुस्कान लाई और कुछ नहीं कहा। पूरे रास्ते मैं चुपचाप माँ और आंटी रुआन के पीछे चलता रहा और उनकी बातें सुनता रहा। तभी मुझे पता चला कि आज राण भाई शहर में अपनी दादी के घर गया हुआ था। आंटी रुआन घर पर अकेली थी, इसलिए वह मेरी माँ से मिलने हमारे घर आ गई थी। ये सुनकर मुझे अंदर से काफी खुशी हुई, क्योंकि जब आंटी रुआन हमारे घर पर होती तो माँ कम से कम किसी बाहरी व्यक्ति के सामने मुझे नहीं मार सकती थी। कम से कम कुछ देर के लिए मैं सुरक्षित था। लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो पा रहा था। मुझे लगातार महसूस हो रहा था कि माँ के शांत चेहरे के पीछे एक भयंकर गुस्सा छिपा हुआ है जो किसी भी पल मेरे ऊपर बरस सकता है। घर पहुंचने के बाद माँ का ध्यान दूसरी तरफ था। तभी आंटी रुआन ने चुपके से वही कॉमिक किताबें दोबारा मेरे हाथ में दे दी। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, लो ये तुम्हारी है, चुपचाप पढ़ना, इन्हें अच्छी तरह छिपा कर रखना और अपनी माँ को बिल्कुल पता मत चलने देना। धन्यवाद आंटी। मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। मैंने बहुत धीमी आवाज में उनका शुक्रिया अदा किया। आंटी रुआन वापस कमरे में चली गईं और माँ के साथ बातें करने लगीं। उनकी बातचीत में मेरी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। मेरा पूरा ध्यान उन कॉमिक किताबों पर था। मैं बस उन्हें खोलकर पढ़ना चाहता था। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, इतना शांत कि मुझे लगा शायद आज का दिन इसी तरह आराम से गुजर जाएगा। मैंने मन ही मन सोच भी लिया था कि माँ के सो जाने के बाद मैं चुपचाप लाइट जलाऊंगा और कंबल के अंदर छिपकर राण भाई की दी हुई कॉमिक किताबें पढ़ूंगा। लेकिन तभी अचानक एक फोन कॉल ने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। लिविंग रूम में माँ का फोन बज उठा। वह उठकर फोन लेने गई। कुछ ही सेकंड बाद मैंने उसकी बेहद धीमी और ठंडी आवाज सुनी, सच में तुम्हें पूरा
पूरा यकीन है कि तुमने गलत नहीं देखा। ठीक है, मैं समझ गई। बस कुछ ही शब्द थे, लेकिन उन्हें सुनते ही मेरे मन का डर अचानक कई गुना बढ़ गया। अभी तक कमरे में जो माहौल सामान्य और हल्का था, वह अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर खामोशी में जम गया हो। माँ ने फोन रख दिया। पता नहीं उसने आंटी रुआन से क्या बात की थी। फिर वह लिविंग रूम से निकलकर मेरे कमरे की तरफ आने लगी। इधर आओ। वो मेरे कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। मेरे कमरे में दरवाजा लगा ही नहीं था, सिर्फ दरवाजे का फ्रेम था। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं घबराते हुए धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन मैं उसके पास पहुंच पाता उससे पहले ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और वह मुझे घसीटते हुए मुख्य बेडरूम की तरफ ले जाने लगी। माँ, मुझे मत खींचो। मेरे अंदर अचानक डर भर गया। फोन आने के बाद से जो बेचैनी मेरे अंदर पैदा हुई थी, अब वह पूरी तरह डर में बदल चुकी थी। मैंने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं उसका हाथ बिल्कुल नहीं छुड़ा पाया। माँ ने मुझे जोर से मुख्य बेडरूम के बिस्तर पर फेंक दिया और एक हाथ से मेरे कंधे को इतनी ताकत से दबाया कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरा ऊपरी शरीर बिस्तर पर था और मेरे पैर बिस्तर के किनारे लटक रहे थे। उस हालत में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं सच में गलत था। मुझे माफ कर दो। मैंने अपने छोटे छोटे हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया और लगातार गिड़गिड़ाने लगा ताकि वह मुझे छोड़ दे, लेकिन मेरी विनती का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वह और भड़क गई। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। फिर एक के बाद एक थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ने लगे। शांत कमरे में थप्पड़ों की तेज आवाजें गूंज रही थीं। मेरा सिर चकराने लगा, कानों में तेज आवाज गूंज रही थी और आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। मेरी हालत देखकर आंटी रुआन भी घबरा गईं। वह तुरंत लिविंग रूम से दौड़कर आईं। मुझे इस हालत में देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत माँ को रोकने की कोशिश की। अरे बस करो, बच्चा अभी छोटा है, इतना मारोगी तो इसे चोट लग जाएगी। लेकिन माँ का गुस्सा अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। वह किसी जंगली जानवर की तरह गुस्से में थी। आंटी रुआन चाहे जितना समझाती रही, माँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगर आज इसे ठीक से सबक नहीं सिखाया तो अगली बार फिर यही करेगा। माँ मारते हुए लगातार चिल्ला रही थी। उसके हाथों की मार हर बार और तेज होती जा रही थी। कुछ ही देर में मेरा चेहरा सूज गया और होंठ के किनारे से खून निकलने लगा। दर्द के कारण मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरा सिर घूम रहा था और दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। चेहरे पर जलते हुए दर्द के अलावा मुझे सिर्फ चक्कर महसूस हो रहे थे। लेकिन माँ का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने एक किताब उठाई और मेरे मुंह पर उससे मारने लगी। मैंने तुम्हें कूड़ा उठाकर खाने के लिए कहा था। कूड़ा उठाकर खाने के लिए कहा था। क्या मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाती? फिर तुम बाहर जाकर कूड़ा उठाकर क्यों खाते हो? ऊपर से किसी ने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया। क्या तुम जानबूझकर मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो? हर वक्त बस स्नैक्स खाने के बारे में सोचते रहते हो। अब बताओ, आगे से खाओगे? माँ जितना बोलती जा रही थी, उसके हाथ की मार उतनी ही तेज होती जा रही थी। दर्द के कारण मैं बस कराह पा रहा था। मेरे फटे हुए होंठ के किनारे से लगातार खून निकल रहा था। मार की वजह से मेरे मसूड़ों से भी खून आने लगा। खून मेरे होंठ से नीचे बहते हुए किताब के कवर पर लग गया। वह लाल खून मेरी आंखों के सामने बेहद साफ दिखाई दे रहा था। तभी किताब पर खून के निशान देखकर माँ आखिरकार रुक गई। उसने किताब को जोर से एक तरफ फेंक दिया और मुझे ठंडी नजरों से देखने लगी। उसकी आंखों में जरा भी ममता नहीं थी, सिर्फ नफरत और निराशा थी। अब समझ आया कि गलती क्या है? उसने ठंडी आवाज में पूछा। समझ आया। मैंने अपने बुरी तरह सूजे हुए मुंह को पकड़ते हुए जवाब दिया। मेरी आवाज डर के कारण कांप रही थी। मेरे अंदर निराशा और घुटन का डर इतना बढ़ गया था कि लगा जैसे कोई जाल मुझे चारों तरफ से जकड़ रहा हो। मैं बहुत सावधानी से अपने होंठ के पास लगा खून साफ करने लगा। मुझे डर था कि अगर खून चादर पर लग गया तो माँ मुझे फिर मारेगी। पास खड़ी आंटी रुआन मेरे सूजे हुए चेहरे को देखकर आखिरकार और नहीं देख पाई। उन्होंने दूसरी तरफ मुंह कर लिया और गहरी सांस ली। उनकी आंखों में बेबसी और दुख साफ दिखाई दे रहा था। उस पल मुझे लगा कि मेरा सारा आत्मसम्मान, मेरी सारी उम्मीदें और भविष्य को लेकर मेरे सारे सपने इस मार के साथ पूरी तरह टूट गए हैं। मुझे लगा था कि माँ कम से कम किसी बाहरी व्यक्ति के सामने मेरा थोड़ा लिहाज करेगी, लेकिन इस बार उसने मुझे पहले से भी ज्यादा बेरहमी से मारा था। और फिर वह टीचर ली। मेरी आंखें लाल थीं और उनमें पहली बार उसके लिए नफरत की झलक दिखाई दी। वो मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? मैंने सिर्फ एक पैकेट स्नैक खाया था। फिर भी उसने खास तौर पर मेरी माँ को फोन करके शिकायत कर दी। अगर वह शिकायत नहीं करती तो मुझे आज इतनी मार कभी नहीं पड़ती। इन्हीं दुख, गुस्से और शिकायतों के बीच अचानक कई दिनों से शांत पड़ी वह आवाज मेरे दिमाग में फिर से गूंज उठी। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। वह मुफान था। आखिरकार वह वापस आ गया था। मेरी बुझी हुई आंखों में अचानक चमक आ गई। माँ ने मेरे चेहरे का बदलता भाव तुरंत देख लिया। उसके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट दिखाई दी। उसे डर था कि कहीं मैं पिछली बार की तरह बेकाबू होकर उसे पकड़ न लूं। अगर आंटी रुआन ने यह सब देख लिया तो एक आदर्श टीचर के रूप में उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल सकती थी। माँ ने तुरंत मेरे कंधे पर रखा हाथ हटा लिया। फिर आंटी रुआन को खींचते हुए लिविंग रूम की तरफ ले गई और मेरी तरफ उंगली दिखाकर दांत पीसते हुए बोली, तुम यहीं रहकर अच्छी तरह सोचो। अपने दिमाग में चल रहे ये सारे गलत ख्याल बंद करो। इतना कहकर उसने मुख्य बेडरूम का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मुझे अंदर बंद कर दिया गया। एक बार फिर मुझे नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन पिछली बार जब मुझे छोटे से बाथरूम में बंद किया गया था उसके मुकाबले इस बार स्थिति काफी बेहतर थी। माता पिता का मुख्य बेडरूम काफी बड़ा था। वहाँ एक खिड़की भी थी। खिड़की से बाहर दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत दिखाई देते थे। खुला हुआ आसमान और बड़ा दृश्य देखकर मेरे मन का डर धीरे धीरे कम होने लगा। मैं थक कर बिस्तर पर गिर पड़ा और छत को देखने लगा। जिस डर से मैं भाग रहा था उसका स्रोत फिलहाल कमरे से बाहर जा चुका था। मेरे अंदर अटका हुआ डर आखिरकार
आखिरकार थोड़ा शांत हुआ। तभी मो फान की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। तुम इतना सब कुछ सह कैसे लेते हो? उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। मैंने गहरी सांस ली और चक्कर खा रहे सिर को संभालते हुए हाथ उठाया। फिर हाथ के पिछले हिस्से से अपने होंठों पर जमा हुआ सूखा खून साफ किया। मैंने धीमी और भारी आवाज में कहा, और मैं कर भी क्या सकता हूँ? वो मुझे पढ़ाती है, खाना देती है, कपड़े देती है, मेरे पालन पोषण का उस पर एहसान है। अगर वो चाहती है कि मैं उसकी बात मानूं और एक अच्छा बच्चा बनूं तो शायद यह गलत भी नहीं है। मेरी बात सुनकर मो फान कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में मैं ऐसी बातें कहूंगा। कुछ देर तक मेरे दिमाग में पूरी खामोशी रही। जब वह कुछ नहीं बोला तो मैंने ही सवाल कर दिया, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? लगातार गायब क्यों थे? मो फान ने बस 2 शब्दों में जवाब दिया, आराम कर रहा था। फिर उसने समझाया, तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है, ज्यादा देर तक मेरा नियंत्रण सह ही नहीं सकता। पिछली बार जब मैंने बाथरूम का लकड़ी का दरवाजा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की थी, तभी मुझे महसूस हो गया था कि तुम्हारा शरीर अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। वह कुछ पल रुका और फिर बोला, मैं अभी उस टूटे हुए हिस्से से बाहर निकला ही था कि तुम्हारी माँ वापस आ गई। उसने आते ही बहुत गुस्सा किया और मुझे लगातार डांटने लगी। मैंने तुरंत उत्सुकता से पूछा, फिर तुमने क्या किया? फिर मो फान ने कुछ देर सोचा। उसकी आवाज में थोड़ी सी मायूसी थी। मैंने सबसे पहले हमला करने की कोशिश की थी। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था ताकि वह दोबारा तुम्हें हाथ न लगाए, लेकिन तुम्हारे हाथ बहुत छोटे थे। मैं उस पर झपटा तो सिर्फ उसके शरीर पर 2 खरोंच ही लगा पाया। बाद में तुम्हारा शरीर बहुत ज्यादा थक गया, इसलिए मैं भी बेहोश हो गया। उस रात मो फान से सारी बात सुनने के बाद मैं काफी देर तक चुप रहा। मेरे मन में तरह तरह की भावनाएं चल रही थीं। आखिरकार मैंने पढ़ाई की मेज से एक छोटा सा गोल आईना उठाया। आईने में अपना चेहरा देखा। मेरा चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था। होंठों के किनारे अभी भी सूखा हुआ खून लगा था। आंखों में थकान और दुख साफ दिखाई दे रहा था। आगे से ऐसा मत करना, मैंने धीरे से कहा। चिंता मत करो, तुम्हारा शरीर मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से ठीक हो रहा है, मो फान ने जवाब दिया। मुझे अपने शरीर की चिंता नहीं है, मैंने कहा। मुझे बस नहीं चाहिए कि मेरी माँ दुखी हो। मेरी बात सुनते ही मो फान अचानक गुस्से में आ गया। उसकी आवाज भी तेज हो गई। उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया है, तुम्हें मार मार कर अधमरा कर दिया, और फिर भी तुम उसी की चिंता कर रहे हो। तुम इतने नरम दिल क्यों हो? दुनिया में कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। शायद मेरी माँ की भी कोई मजबूरी होगी। मैंने अपनी सूजी हुई आंख के कोने को रगड़ते हुए फिर भी माँ का बचाव करने की कोशिश की। टीचर झाओ ने भी कहा था कि वह सब मेरी भलाई के लिए करती है। भलाई के लिए? मो फान की आवाज गुस्से से भर गई। भलाई के लिए तुम्हें इतना मारना कि तुम्हारी आंखें सूज जाएं और मुंह से खून निकलने लगे, इसे भलाई कहते हैं? फिर वह गंभीर होकर बोला, अब हम एक ही शरीर साझा करते हैं। सच कहूं तो इस शरीर में मेरा भी हिस्सा है। मैं उसे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करने की इजाजत नहीं दूंगा, समझे? मैं आईने में अपना चेहरा देखता रहा। मेरे मासूम चेहरे पर उस पल एक अजीब सी कठोरता दिखाई दी, एक ऐसी भावना जिसका मुझे खुद भी एहसास नहीं हुआ था। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, है ना? मैंने फिर से पुष्टि करनी चाहिए। नहीं, मो फान ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन तुम आखिर आए कहां से? मैं तो एक साधारण बच्चा हूं, अचानक मेरे शरीर के अंदर एक और इंसान कैसे आ गया? इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। मो फान का जवाब मेरे लिए बिल्कुल रहस्यमय था, लेकिन अब मुझे इस सवाल का जवाब जानने की उतनी चिंता नहीं थी। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे शरीर में मो फान के आने को लेकर मेरी भावनाएं पूरी तरह बदल चुकी थीं। शुरुआत में मैं डर गया था और समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब मैं उसके होने से खुश था, क्योंकि उसके साथ मुझे बात करने के लिए कोई मिल गया था। जब मैं दुखी होता तो वह मेरे साथ रहता, जब मेरे साथ गलत होता तो वह मेरे लिए खड़ा होता। वह मुझे कभी नहीं मारता था और न ही मुझे छोड़कर जाने वाला था। वह बिल्कुल ऐसे था जैसे मेरा दूसरा जुड़वां भाई हो। हम एक ही दिल और एक ही शरीर साझा कर रहे थे। पिछली बार तुमने बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया था और आखिर में मार मुझे पड़ी थी। मैंने आईने में खुद को देखते हुए मजाकिया अंदाज में उससे हिसाब मांगने का नाटक किया। मो फान समझ गया कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वह नाराज होने के बजाय हंसते हुए बोला, तो बदले में आगे से जब तुम्हें मार पड़ने वाली होगी तब मैं तुम्हारी जगह मार खा लिया करूंगा, ठीक है? मैंने बिना किसी झिझक के हामी भर दी। मेरे दिल में अचानक खुशी भर गई। मैंने आईने में खुद को देखा। मेरी सूजी हुई आंखें हल्की सी सिकुड़ी और मेरे चेहरे पर दिल से निकली मुस्कान आ गई। बहुत लंबे समय बाद मैं इतना खुश हुआ था। अपने अंदर एक ऐसा खास राज होने की खुशी मेरे मन को गर्माहट से भर रही थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि मो फान को मेरी माँ जिंदगी भर अपने नियंत्रण में नहीं रख पाएगी। वो मेरी ताकत बनेगा। तुम जब मुस्कुराते हो तो बहुत अच्छे लगते हो, आगे से ज्यादा मुस्कुराया करो, मो फान ने अचानक आईने में मुझे देखते हुए कहा। उसकी अचानक की गई तारीफ सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गया। मेरे गाल हल्के गर्म हो गए। बचपन से मेरे माता पिता ने कभी खुलकर मेरी तारीफ नहीं की थी। चाहे मैं कोई सवाल सही करूं या कोई काम अच्छे से करूं, उनकी तारीफ के बाद हमेशा एक लेकिन जरूर आता था। नंबर अच्छे आए हैं, लेकिन अगली बार और ध्यान से पढ़ना। बहुत अच्छा किया, लेकिन इसे और बेहतर किया जा सकता था। बहुत बढ़िया, लेकिन मैं अब इन बातों का आदी हो चुका था। मैं तारीफ के पहले हिस्से को नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि मुझे पता था कि उसके बाद आने वाला लेकिन ही असली बात होती थी। इसलिए जब मो फान ने मेरी तारीफ की और उसके बाद कोई लेकिन नहीं कहा तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं। फिर मैंने तुरंत एक बात सोचकर उसे चिढ़ाया, तुम भी तो मैं ही हो। अगर तुम कहते हो कि मैं अच्छा दिखता हूं तो इसका मतलब तुम खुद को अच्छा दिखने वाला बता रहे हो। ये तो आत्ममुग्धता हुई। मैंने तुरंत पलटकर जवाब दिया और मन ही मन थोड़ा खुश भी हुआ। ये आत्ममुग्धता नहीं है, मो फान ने गंभीरता से कहा। मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ। मैं आईने में खुद को देखता रहा। मो फान की आंखों में सोच और मेरे लिए एक गहरी सहानुभूति थी। वह भावना उसकी थी, लेकिन मैं उसे अपने अंदर भी उतनी ही साफ महसूस कर सकता था। तभी मो फान ने अचानक गंभीर आवाज में कहा, तुम घर से भाग क्यों नहीं जाते? मैं एकदम से जम गया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने सही सुना है। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मैंने बिना
बिना सोचे उसकी बात ठुकरा दी। क्यों नहीं? मो फान ने गंभीर आवाज में पूछा। तुम्हारी माँ का व्यवहार दिन ब दिन ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। वह किसी टाइम बम जैसी बन गई है, पता नहीं कब फट पड़े। एक दिन वह तुम्हें मरने की हालत तक पहुंचा देगी। मैंने दांत भींचकर चुप्पी साध ली। मैं यह मानना नहीं चाहता था, लेकिन मो फान गलत नहीं था। मेरी माँ सचमुच मेरे आसपास रखे एक टाइम बम जैसी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी कौन सी बात या कौन सा काम उसके गुस्से की चिंगारी बन जाएगा। लंबे समय तक इस अनजाने डर में रहने के कारण मेरी नसें भी बेहद कमजोर और संवेदनशील हो गई थीं। जरा सी आवाज या हलचल होते ही मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगता था। मैं कोशिश कर सकता हूँ कि उसे गुस्सा न दिलाऊं। मैं उसकी हर बात मानूंगा। इस तरह वह मुझे नहीं मारेगी। मैंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मेरी आवाज में खुद मुझे भी ज्यादा भरोसा नहीं था। मैं जानता था कि यह सिर्फ खुद को दिलासा देना था। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, और खुद को भी नहीं। मो फान आईने में मेरी आंखों में सीधा देखते हुए बोला। उसकी आवाज भारी थी। हर दिन डरते हुए, हर कदम सोच समझ कर रखते हुए जीना कैसा होता है, मैं पूरी तरह महसूस कर सकता हूँ। तुम जितना दर्द सहते हो, मैं उससे भी ज्यादा दर्द महसूस करता हूँ, क्योंकि हम एक ही हैं। लेकिन अगर मैं घर से भाग जाऊं तो जाऊंगा कहाँ? मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मैं बस में बैठने का किराया तक नहीं दे सकता। मैंने अपनी सबसे बड़ी समस्या सामने रख दी। मेरी आंखों में पूरी बेबसी थी। मेरी बात सुनते ही मो फान ने बिना सोचे कहा, अपने पिता के पास जाओ। मेरे पापा? मैं हैरान रह गया। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वह ऐसा सुझाव देगा। असल में हमारा परिवार यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मेरे पिता का ट्रांसफर शहर के खनिज विभाग में हुआ था। लेकिन यहाँ आने के कुछ ही समय बाद कंपनी के एक प्रोजेक्ट में अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत पड़ गई। मेरे पिता तकनीकी रूप से बहुत कुशल थे, इसलिए उन्हें अस्थायी रूप से पहाड़ी शहर के मुख्य इलाके ग्वानयन ब्रिज के एक निर्माण स्थल पर भेज दिया गया था। उन्हें वहां 3 साल तक काम करना था। हमारे कस्बे से उस निर्माण स्थल तक पहुंचने के लिए 3 अलग अलग बसें बदलनी पड़ती थी। सिर्फ एक तरफ जाने में करीब 2 घंटे लगते थे। समय बचाने के लिए मेरे पिता की कंपनी ने निर्माण स्थल के पास उनके लिए एक किराए का फ्लैट लिया था, जहां वह 2 अन्य सहकर्मियों के साथ रहते थे। उसके बाद जो पिता पहले रोज घर लौटते थे, वह अब हफ्ते में सिर्फ एक बार घर आने लगे। और शायद उसी समय से मेरी माँ का स्वभाव भी धीरे धीरे बदलने लगा था। वह दिन ब दिन ज्यादा चिड़चिड़ी और गुस्सैल होती जा रही थी। लेकिन मुझे अपने पिता के काम करने की सही जगह और वह कहाँ रहते हैं, इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं फिर से हिचकिचाने लगा। ऊपर से मेरे पास पैसे भी नहीं थे। पहाड़ी शहर तक जाने का बस किराया जुटाना भी मेरे लिए मुश्किल था। इतने सारे बहाने क्यों बना रहे हो? आखिर में बात इतनी सी है कि तुम डरते हो। मो फान ने मेरी कमजोरी तुरंत पकड़ ली और ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं? ये पता करना इतना मुश्किल भी नहीं है। तुम्हारी मेज की दराज में उनके भेजे हुए बहुत सारे खत हैं ना। लिफाफे पर लिखे पते को देखो, उसी से पता चल जाएगा। मैं एक पल के लिए ठिठक गया और फिर अचानक मुझे बात समझ आ गई। मैंने अपने सिर पर हाथ मारा। मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा? मैंने जल्दी से छोटा गोल आईना नीचे रखा और दोनों हाथों से मेज की दराज खोल दी। किताबों और सामान से भरी दराज में खोजते खोजते आखिरकार मुझे एक भूरा लिफाफा मिल गया, जिसे माँ ने एक किताब के नीचे दबाकर रखा था। लिफाफा पहले ही खोला जा चुका था और अंदर का खत भी माँ पढ़ चुकी थी। उसमें शायद ऑफिस से जुड़े कुछ कागजात ही थे, लेकिन मुझे उसके अंदर की चीजों से कोई मतलब नहीं था। मुझे तो बस लिफाफे पर लिखा पता चाहिए था। मैंने लिफाफा पलटा। सामने पेन से लिखा हुआ पता साफ दिखाई दे रहा था। सबसे आखिर में मेरे पापा का नाम लिखा था, लिन पिंगजी। मिल गया। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने तुरंत एक कागज का टुकड़ा फाड़ा और पता जल्दी जल्दी लिख लिया। फिर सावधानी से लिफाफा वापस उसी जगह रख दिया और उसका कोण भी बिल्कुल पहले जैसा कर दिया, ताकि माँ को जरा भी शक न हो। अब अगली समस्या थी पैसों की। मो फान ने मेरे दिमाग में हिसाब लगाते हुए कहा, रास्ते के बस किराए और खाने पीने के पैसे मिलाकर तुम्हें कम से कम 20 युआन चाहिए। 20 युआन? मैं हैरान रह गया। मेरी आंखें गोल हो गईं। जिस बच्चे के पास कभी जेब खर्च नहीं रहा हो, उसके लिए 20 युआन किसी बहुत बड़ी रकम से कम नहीं थे। मैं माँ से 1 युआन मांगने में इतना मुश्किल से सफल होता हूँ, 20 युआन कहाँ से लाऊं? किसने कहा कि माँ से मांगो? मो फान की आवाज बिल्कुल शांत थी, जैसे वो कोई साधारण सी बात कह रहा हो। चोरी कर लो। चोरी? मैं तुरंत भड़क गया। आवाज भी ऊंची हो गई। पैसे चुराना गलत है। मैं ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करूंगा। इसके अलावा माँ पैसों को लेकर बहुत सख्त थी। वह रोज अपने पर्स में रखे पैसों को गिनती थी। मेरे पास चोरी करने का मौका ही नहीं था, और अगर किसी तरह पैसे चुरा भी लिए और उसे पता चल गया तो वह मुझे और बुरी तरह मारती। ये विचार मुझे बिल्कुल बेकार लगा। मैंने जोर जोर से सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी जिद देखकर मो फान ने भी मुझे मजबूर नहीं किया। कुछ देर चुप रहने के बाद वह धीरे से बोला, जब तक तुम खुद की रक्षा करने की ताकत हासिल नहीं कर लेते, तब तक तुम्हारे दिमाग में मौजूद ये सारे नियम और सही गलत की परिभाषाएं तुम्हारी माँ द्वारा पहनाई गई बेड़ियां हैं। समझ रहे हो? उसने नैतिकता, रिश्ते, नियम और अपनी इज्जत के नाम पर तुम्हें पूरी तरह बांध रखा है। अगर तुम अभी भी नहीं जागे तो एक दिन तुम भी उसी की तरह बन जाओगे। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर गुस्सा भर गया। मैंने अपनी मुट्ठियां कस लीं। क्या मैं अब अपनी माँ जैसा बन गया हूँ? मैं उसके जैसा कैसे हो सकता हूँ? मैं अपनी माँ की इज्जत करता था, उससे प्यार भी करता था, लेकिन साथ ही मुझे उससे नफरत भी थी। उसकी हद से ज्यादा सख्ती से, उसके नियंत्रण करने की आदत से और उसके हाथों पड़ने वाली मार से। मो फान जानता था कि उसकी बातों से मैं भड़क गया हूँ, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। पैसे चुराना देखने में गलत लगता है, लेकिन ये दुनिया अक्सर नतीजे को देखती है, तरीका नहीं। तुम पैसे मौज मस्ती के लिए नहीं चुरा रहे हो, तुम खुद को बचाने के लिए ऐसा करोगे। अभी तुम्हें राहत दे सकता है और तुम्हारी रक्षा कर सकता है तो सिर्फ तुम्हारे पापा हैं। उनके पास जाओ और उन्हें अपनी माँ की हरकतों के बारे में सब कुछ बताओ। मो फान
की आवाज में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं चुप हो गया। उसकी बातें मेरे दिल में पत्थर की तरह गिर रही थीं और मेरे अंदर हजारों सवाल पैदा कर रही थीं। सच कहूं तो मेरा मन थोड़ा तैयार हो रहा था, लेकिन पैसे चुराना और घर से भाग जाना, ये दोनों बातें मेरी अब तक की सारी सीमाओं को तोड़ रही थीं। मुझे पता था कि अगर मैंने ये कदम उठा लिया तो शायद मैं माँ के नियंत्रण से बाहर निकल सकता था और कुछ समय के लिए चैन की सांस ले सकता था, लेकिन इससे माँ की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाती। उसके लिए यह किसी तबाही से कम नहीं होता। बाहर की दुनिया की नजर में मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे से पाला था। मैं दूसरे बच्चों के लिए मिसाल था। पढ़ाई में हमेशा अच्छा करता था और लगभग हर परीक्षा में पूरे स्कूल में पहला आता था। मेरा व्यवहार भी अच्छा था। मैं कभी बेवजह स्नैक्स नहीं खरीदता था, किताबें पढ़ना पसंद करता था, खाली समय में माँ के घर के कामों में हाथ बटाता और कई बार उसके लिए स्कूल में खाना तक लेकर जाता था। मेरा माँ के लिए खाना लेकर जाना देखकर कस्बे के बहुत से माता पिता उससे ईर्ष्या करते थे। वे मेरी समझदारी और आज्ञाकारिता की तारीफ करते और अक्सर हमारे घर आकर माँ से बच्चों की परवरिश के तरीके पूछते। और माँ को भी लोगों का सम्मान और तारीफ बहुत पसंद थी। दूसरों के सामने वह हमेशा बेहद विनम्र और मिलनसार बनकर रहती। बच्चों की चिंता करने वाली एक आदर्श शिक्षिका की तरह व्यवहार करती, लेकिन उसका ठंडा, कठोर और डरावना चेहरा सिर्फ मैंने देखा था और उसका सारा गुस्सा भी सिर्फ मुझे ही सहना पड़ता था। अगर मैं ये सारी बातें किसी को बताता भी तो शायद कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता, यहाँ तक कि मेरे पापा भी नहीं, क्योंकि पापा ज्यादातर समय घर से दूर रहते थे और उन्हें माँ के प्रति अंदर से बहुत अपराध बोध था। उन्हें लगता था कि उनकी नौकरी की वजह से ही माँ को इस छोटे से कस्बे में आकर मेरे पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी अकेले उठानी पड़ रही है। इसीलिए वह बहुत मेहनत करते थे। वह चाहते थे कि प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो और वह वापस माँ के पास आ सके। माँ जो भी चाहती पापा अक्सर उसकी बात मान लेते थे, यहाँ तक कि उसकी कुछ अजीब मांगे भी। तो क्या सच में घर से भाग जाना मेरी समस्या हल कर देगा? अगर पापा भी माँ को रोक नहीं पाए तो तब माँ अपना सारा गुस्सा मुझ पर ही निकालेगी और उस स्थिति में शायद मुझे पहले से भी ज्यादा मार सहनी पड़ेगी। मेरे दिमाग में तरह तरह की आशंकाएं घूम रही थीं। मोफान भी मेरी उलझन और डर को साफ महसूस कर सकता था। इस बार वह काफी देर तक चुप रहा, इतनी देर कि मुझे लगा शायद वह फिर से गायब हो गया है। आखिर में उसने हल्की सी सांस छोड़ी और बेहद शांत आवाज में कहा, अगर तुम इतना परेशान और डरे हुए हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। इस मामले में फिलहाल वही करेंगे जो तुम चाहते हो। धन्यवाद, मैंने धीरे से कहा। मेरे दिल में अपराध बोध भी था और बेबसी भी। मैं जानता था कि मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं और डर थे। घर से भागने की बात को फिलहाल टालना ही बेहतर था। मोफान इतना कहने के बाद फिर शांत हो गया। मैंने मन ही मन उसे कई बार पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी मैं साफ महसूस कर सकता था कि वह अभी भी मेरे शरीर के अंदर मौजूद था, क्योंकि इस बार मेरे दिल में पिछली बार जैसा खालीपन नहीं था। शायद वह मुझसे नाराज था। उसे लगता होगा कि मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ और बहुत डरपोक हूँ। आंटी के चले जाने के बाद माँ ने मुझे मास्टर बेडरूम से बाहर निकाला और फिर ठंडे चेहरे के साथ मुझे खूब डांटा। वह कहती रही कि मैं कितना नासमझ हूँ और मैंने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। काफी देर तक डांटने के बाद जब उसका गुस्सा कुछ शांत हुआ तब जाकर उसने मुझे छोड़ा। को सोने से पहले जब मैं अपना चेहरा साफ कर रहा था तो मैंने गर्म तौलिया उठाकर चेहरे पर रखा। जैसे ही तौलिया चेहरे से लगा मेरे होंठ के कोने में तेज चुभन हुई। मैंने तुरंत तौलिया हटा लिया और दीवार पर लगे आईने में अपना चेहरा देखा। आईने में मेरे चेहरे की सूजन थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन उंगलियों के गहरे लाल निशान अभी भी साफ दिखाई दे रहे थे। होंठ का कटा हुआ हिस्सा गर्म पानी लगते ही इतनी तेज जलने लगा कि मेरी भौहें सिकुड़ गईं। मैंने दांत भींचे, तौलिए का पानी निचोड़ा और उसे बहुत सावधानी से सिर्फ होंठ के कोने पर रखा ताकि दर्द थोड़ा कम हो सके। छोड़ो, अब इस बात को यहीं खत्म कर देता हूँ। बार बार सोचने से कोई फायदा नहीं। मुझे बस जितना हो सके माँ की बात माननी है और उन्हें नाराज नहीं करना है। चेहरा साफ करने के बाद मैं जल्दी से बिस्तर पर चला गया। शायद दिन भर रोने और फिर मार खाने की वजह से मेरा शरीर और दिमाग दोनों बुरी तरह थक चुके थे। बिस्तर पर लेटते ही नींद ने मुझे घेर लिया और मैं जल्द ही सो गया। लेकिन अचानक ठंडी हवा के झोंके से मेरी नींद खुल गई। मैंने ठंड से कांपते हुए अपनी आंखें खोली। कानों में इंजन और लोगों की बातचीत की आवाजें आ रही थीं, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थीं। मैंने अपनी आंखें मली। जैसे जैसे नजर साफ हुई आसपास का माहौल दिखाई देने लगा। अचानक मैं घबराकर अपनी सीट से उठ बैठा। मैं बस में कैसे आ गया? मेरे सामने जो कुछ था उसने मुझे पूरी तरह हिला दिया। पूरे शरीर में कंपकंपी दौड़ गई और कुछ पल के लिए मेरी सांस तक रुक गई। आखिर ये हो क्या रहा था? कल रात तो मैं अपने बिस्तर पर सोया था, फिर आंख खुलते ही मैं इस बस में कैसे पहुंच गया? मैंने जल्दी से आगे देखा। एक महिला कंडक्टर अपनी कमर पर लटका बैग संभालते हुए यात्रियों को पैसे वापस कर रही थी। उसके हाथ में लाल रंग का टिकट बॉक्स भी था। मैं तुरंत अपनी सीट से उठा और उसके पास पहुंच गया। आंटी नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूँ इस बस का आखिरी स्टॉप कौन सा है? महिला कंडक्टर ने नीचे से मुझे देखा। उसकी आंखों में तुरंत शक की एक झलक दिखाई दी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक कई बार देखा। तुम अकेले हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उसने भौहें सिकोड़कर मेरे पीछे देखा, जैसे यह सुनिश्चित करना चाहती हो कि सच में मेरे साथ कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है। फिर वह मेरे पास झुककर और गंभीर आवाज में बोली, तुम अकेले बस में चढ़े हो? तुम्हें कोई छोड़ने नहीं आया? मैंने सिर झुका लिया और बहुत धीमी आवाज में कहा, मेरी माँ मुझे बस स्टॉप तक छोड़ने आई थी। मेरे पापा आखिरी स्टॉप पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं बस ये पक्का करना चाहता था कि कहीं गलत बस में तो नहीं बैठ गया। आजकल के माता पिता भी कमाल हैं, छोटे बच्चे को अकेले बस में भेज देते हैं। कंडक्टर ने शक भरी नजरों से मुझे देखा। साफ था कि उसे मेरी बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ था। मैंने जल्दी से फिर पूछा, आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं अक्सर अकेले बाहर जाता हूँ, बस इतना बता दीजिए कि इस बस का आखिरी स्टॉप कौन सा है? बेबी बस स्टेशन, उसने थोड़े चिढ़े हुए अंदाज में जवाब दिया और फिर दूसरे यात्रियों की तरफ मुड़ गई। धन्यवाद आंटी। मैं जल्दी से अपनी सीट पर वापस आया और बैठ गया। मेरी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। बेबी, मैं जानता था कि वह हमारे कस्बे के सबसे नजदीक मौजूद
मौजूद चोंगशिंग के इलाकों में से एक था, लेकिन समस्या ये थी कि मैं वहां जाने वाला ही नहीं था। मैं अचानक इस बस में कैसे आ गया और कौन करेगा ये सब? जाहिर है मैंने। मो फान की आवाज अचानक मेरे दिमाग में गूंज उठी। उसकी आवाज में हल्का सा गर्व था। उसकी आवाज सुनते ही मेरे मन के सारे सवाल जैसे फट पड़े और अगले ही पल मेरे सिर पर गुस्सा चढ़ गया। मैंने मन ही मन चिल्लाकर पूछा, तुमने ये सब कब किया? मुझे जरा भी पता कैसे नहीं चला? मो फान ने बड़े आराम से जवाब दिया, जब तुम मरे हुए की तरह सो रहे थे। फिर वह बिल्कुल बेफिक्र होकर बोला, तुम हर काम में इतना सोचते रहते हो, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, किस बात से डरना है? जब तुम खुद वह कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए तो मुझे ही तुम्हें धक्का देना पड़ा। मैं गुस्से से भर गया। तुमने मेरी इजाजत के बिना मेरे शरीर का इस्तेमाल किया। मेरी छाती गुस्से से भारी हो गई। मुझे लगा जैसे उसने मेरी सीमा पार कर दी हो। बिना इजाजत? मो फान मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे शरीर पर मेरा भी आधा अधिकार है, फिर इसे बिना इजाजत कैसे कह सकते हो? और वैसे भी तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं तुम भी यही चाहते थे। तुम उस घर से भागना चाहते थे। मैंने बस तुम्हें अपनी असली इच्छा समझने और पहला कदम उठाने में मदद की है। उसने मुझे ऐसा जवाब दिया कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरा पूरा शरीर गुस्से से लाल हो गया। मैंने गुस्से में सामने की सीट पर जोर से मुक्का मार दिया। धड़ाम! बस में अचानक मेरी हरकत देखकर सभी यात्रियों की नजरें मेरी तरफ घूम गईं। सब मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं तुरंत गर्दन झुकाकर अपनी सीट पर वापस बैठ गया और आसपास देखने की हिम्मत तक नहीं की। तभी अचानक मेरी पीठ के पीछे से छन छन जैसी धातु के टकराने की आवाज आई। आवाज बहुत हल्की थी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और हाथ पीछे ले जाकर टटोला। तभी मुझे पता चला कि मेरी पीठ पर स्कूल वाला मेरा पुराना बैग लटका हुआ था। लेकिन ये बैग तो मैंने घर पर ही छोड़ा था। इसके अंदर क्या है? मेरे मन में सवाल उठा। मुझे अच्छी तरह याद था कि इस बैग में किताबों और स्टेशनरी के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे इस तरह की आवाज आ सके। कहीं मो फान ने इसमें कुछ तो नहीं रखा? खोल कर देख लो, खुद पता चल जाएगा। मो फान की आवाज बिल्कुल शांत थी, जैसे उसके लिए यह पूरा मामला कोई बड़ी बात ही ना हो। मैंने गुस्से से बैग उतारा और उसे अपनी गोद में रख लिया। फिर मैंने झटके से उसकी चेन खोल दी, लेकिन अंदर का नजारा देखकर मैं पूरी तरह जम गया। बैग में एक भी किताब नहीं थी। अंदर सिर्फ एक तह किया हुआ कागज था और ढेर सारे एक एक युआन के सिक्के। सिक्के इतने ज्यादा थे कि बैग लगभग भर गया था। अभी जो छन छन की आवाज आ रही थी वह इन्हीं सिक्कों की थी। मैंने आंखें फाड़कर बैग को देखा। मेरे बैग में इतने सारे एक युआन के सिक्के कैसे आए? ये पैसे कहां से आए? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आसमान से गिर गए हों। कैसा लगा? सरप्राइज मिला? मो फान हंसते हुए बोला। उसकी आवाज में गर्व साफ झलक रहा था। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने बैग से एक सिक्का निकाला और उसे आंखों के सामने लाकर ध्यान से देखने लगा। वह सचमुच एक युआन का सिक्का था। पैसा असली होने की पुष्टि होते ही मैंने तुरंत हाथ बैग के अंदर डाल दिया और सिक्के गिनने लगा। मेरी उंगलियां एक एक करके सिक्कों पर चल रही थीं और लगातार छन छन की आवाज आ रही थी। मैंने दोबारा गिना, न एक कम न एक ज्यादा, कुल 20 सिक्के। 20 एक युआन के सिक्के, यानी मेरे पास सचमुच 20 युआन। 20 रुपए उस वक्त मेरे लिए किसी बहुत बड़ी दौलत से कम नहीं थे। मैंने जिंदगी में कभी अपने हाथ में इतने पैसे नहीं देखे थे। ये पैसे, मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन डर और हैरानी के कारण शब्द ठीक से निकल ही नहीं रहे थे। मेरे पूछने से पहले ही मो फान ने खुद ही सच बता दिया। उसकी आवाज बिल्कुल बेफिक्र थी, जैसे पैसे चुराना कोई बड़ी बात ही ना हो। मैंने चुराए हैं। मुझे पहले से ही पता था कि ये पैसे यूं ही अचानक मेरे बैग में नहीं आ सकते। नहीं, तुमने पैसे कैसे चुरा लिए? अगर माँ को पता चल गया तो वो मुझे फिर बुरी तरह पीटेगी। मैं घबराकर लगभग रोने लगा। चिंता मत करो, उसे पता नहीं चलेगा। मो फान का लहजा इतना भरोसेमंद था कि उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? माँ रोज घर के सारे पैसे गिनती है, एक एक पैसे का हिसाब रखती है, और ये पूरे 20 रुपए हैं, उसे जरूर पता चल जाएगा। मैं उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये पैसे तुम्हारी माँ के नहीं है। मैंने इन्हें तुम्हारे पिता की छिपाकर रखी हुई बचत से लिया है। मो फान ने यह बात थोड़े गर्व से कही, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। मैं ये सुनकर बिल्कुल स्तब्ध रह गया। मेरे पापा के पास भी छिपे हुए पैसे हैं। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। उस समय पापा की तनख्वाह नकद मिलती थी। हर महीने जिस दिन उनकी सैलरी आती, माँ पहले से घर आकर बैठ जाती और पापा के लौटने का इंतजार करती। पापा घर में कदम रखते ही अपनी तनख्वाह वाला लिफाफा माँ के हाथ में दे देते। उसमें से एक भी पैसा छिपाने की हिम्मत नहीं करते थे। माँ लिफाफे के सारे पैसे निकालकर मेज पर एक एक करके फैलाती, ध्यान से गिनती और फिर एक छोटी सी कॉपी में पूरा हिसाब लिखती। एक पैसा भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए था। माँ जब पैसे गिनती तब पापा पास में चुपचाप खड़े रहते, इतना शांत कि जैसे कोई गलती करने वाला बच्चा हो और डांट पड़ने का इंतजार कर रहा हो। कभी कभी मैं उत्सुकता से मेज पर रखे पैसे देखने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही माँ की नजर मुझ पर पड़ती, मैं तुरंत गर्दन झुका लेता और वहां से चला जाता। इसीलिए इतने सालों तक मुझे लगता रहा कि पापा के पास मेरे जैसे ही एक भी अतिरिक्त पैसा नहीं है। लेकिन अब पता चला कि वह माँ से छिपाकर पैसे जमा करते थे। ये बात मेरी पापा की पूरी छवि ही बदल देने वाली थी। तुम्हें कैसे पता कि पापा के पास पैसे हैं, और ये भी पता है कि उन्होंने उन्हें कहाँ छिपाया है? मैंने हैरानी से पूछा। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मो फान ने जानबूझकर रहस्य बनाए रखा। नहीं बताना तो मत बताओ, मुझे भी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। मैंने ऊपर से नाराजगी दिखाई, लेकिन अंदर से मेरी उत्सुकता और
बढ़ गई थी। अच्छा अच्छा, मजाक कर रहा था, तुम्हें इतना परेशान क्यों करूंगा? मो फान आखिरकार हंसते हुए बोला, तुम्हारी यादों में कई ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें तुम नजरअंदाज कर देते हो, और जब तुम सोते हो तब तुम्हारे आसपास जो कुछ होता है शायद तुम बाद में भूल जाते हो, लेकिन मुझे सब कुछ साफ साफ याद रहता है। मैं उसकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। मो फान ने आखिरकार सीधे कहा, सीधी बात है, मुझे तुम्हारे पापा के गुप्त पैसों की जगह पता है। अब ज्यादा सवाल मत पूछो। कहाँ है? तुम्हारे माता पिता के कमरे की अलमारी में, सबसे नीचे वाले खाने के बिल्कुल अंदर कुछ खाली डिब्बे रखे हैं, उन्हीं में एक एक रुपए के सिक्के भरे हुए हैं। तुम्हारे पापा इन्हें काफी लंबे समय से जमा कर रहे हैं। मैं हैरान रह गया, पापा ने इतनी गुप्त जगह पर पैसे छिपा कर रखे थे। मैंने मन ही मन सोचा, मैं तो हमेशा पापा को सीधा साधा और माँ के सामने बिल्कुल दबा हुआ इंसान समझता था, लेकिन उन्होंने भी माँ से छिपाकर अपनी छोटी सी बचत बना रखी थी। मो फान ने गंभीर होकर कहा, तो अब समझे, तुम्हारे जैसे सीधे साधे पापा भी कुछ चीजें छिपाकर करते हैं। फिर तुम इतना क्यों डर रहे हो? अगर तुम्हारे पापा को पता भी चल गया कि 20 रुपए कम है तो वह कुछ नहीं कह पाएंगे। आखिर उन्होंने पैसे छिपाकर रखे ही क्यों थे? वो तुम्हारी माँ को कैसे बताएंगे? मैं चुप हो गया। उसकी बात में कुछ सच्चाई थी। मैं बैग में रखे उन सिक्कों को देखता रहा। मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। मो फान की आवाज अचानक गंभीर हो गई। दूसरों के बारे में इतना सोचना बंद करो, कभी अपने बारे में भी सोचो। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं उनके लिए भी तुम हमेशा अपनी अच्छाई दिखाते रहोगे तो आखिर में दुख सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा। वह कुछ पल रुका और फिर बोला, लिन्मो, मैं जानता हूं कि तुम दिल के अच्छे हो, तुम बहुत नरम दिल हो और जानबूझकर किसी का बुरा नहीं कर सकते। इसलिए आगे से अगर चोरी करने या कोई गलती करने जैसी चीजें तुम्हें खुद नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, ऐसी चीजें मैं तुम्हारी तरफ से कर दूंगा। मैं बैग में रखे उन 20 सिक्कों को देखता रहा। मो फान की बातें मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। मेरे दिल में अचानक एक गर्माहट सी भर गई। मेरी आंखें भी थोड़ी नम हो गईं। काफी देर तक चुप रहने के बाद आखिरकार मैंने धीरे से कहा, ठीक है, बस यही सही है। पहले ही मान जाते तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मो फान की आवाज फिर से खुश हो गई। हाँ, और एक बात, बैग में एक कागज भी है, उस पर तुमने दिन में अपने पापा का पता लिखा था। उनके काम की जगह का फोन नंबर भी है। मैंने तुम्हारे लिए पूरा रास्ता भी पता कर लिया है। बस से उतरने के बाद सीधे बस अड्डे से दूसरी बस पकड़नी होगी। मो फान मेरे दिमाग में पूरा रास्ता ऐसे समझा रहा था जैसे कोई छोटा सा निजी गाइड हो। हर चीज की पहले से तैयारी कर चुका था। मैंने बैग को कसकर अपने सीने से लगा लिया और उसकी बातें सुनता रहा। पता नहीं क्यों मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। दिल में एक अजीब सी गर्माहट और दर्द दोनों था। धन्यवाद मो फान, मैंने धीमी और रुंधी हुई आवाज में कहा। यह पहली बार था जब मैंने उसे दिल से धन्यवाद दिया था। मैंने बैग को और कसकर पकड़ लिया और मो फान की बातें सुनता रहा, जो किसी छोटे से केयरिंग दोस्त की तरह मेरे लिए हर चीज की चिंता कर रहा था। धन्यवाद मो फान। मो फान ने पहले से जो योजना बनाई थी उसके मुताबिक जब हम बेई बस स्टेशन पहुंचेंगे तो स्टेशन के बाहर बहुत से प्राइवेट टैक्सी वाले यात्रियों को बुलाते मिलेंगे। वे आसपास के इलाकों तक जाते थे। बेई से पापा के काम की जगह तक ऐसी गाड़ी से जाने में सिर्फ 2 रुपए लगते थे। बस से सस्ता भी था और सुविधाजनक भी। वहां पहुंचकर मुझे किसी छोटे से अखबार वाले स्टॉल या दुकान से सार्वजनिक फोन ढूंढना था, फिर पापा को फोन करके उन्हें बुला लेना था। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि इस योजना में बहुत सारी कमियां थीं, लेकिन उस समय मुझे यह योजना बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। बस काफी देर तक हिचकोले खाते हुए चलती रही। मेरे दिल में घबराहट भी थी और उत्साह भी। आखिरकार बस धीरे धीरे स्टेशन में जाकर रुकी। लाउडस्पीकर पर स्टेशन की घोषणा होने लगी। मैंने तुरंत अपना बैग सामने कर लिया और दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया। मुझे डर था कि कहीं उसमें रखे पैसे और पापा का पता खो न जाए। फिर मैं बाकी यात्रियों के साथ धीरे धीरे बस से उतर गया। ये पहली बार था जब मैं अकेले किसी बड़े शहर में आया था। मेरे सामने सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार थी। चारों तरफ लोगों की भीड़ और अनजान आवाजें थीं। हर चेहरा मेरे लिए अजनबी था। मैं तुरंत घबरा गया। मैंने बैग को और कसकर पकड़ लिया। हथेलियों में पसीना आने लगा। माँ हमेशा मुझे समझाती थी कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। वहाँ चोर होते हैं, सामान छीनने वाले लोग होते हैं और बाइक पर लूटपाट करने वाले बदमाश भी होते हैं। वह हमेशा कहती थी कि मैं कभी अकेले इधर उधर न जाऊं। मैंने अपने सीने से लगे बैग की तरफ देखा। उसमें मो फान द्वारा चुराए गए पूरे 20 रुपए थे। मेरे पास यही एकमात्र पैसा था। अगर यह भी चोरी हो जाता तो मेरे पास वापस जाने या आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं रहता। इसलिए मुझे हर हाल में इसकी रक्षा करनी थी। स्टेशन के बाहर पहुंचते ही मुझे कई लोगों की जोर जोर से आवाजें सुनाई देने लगी। योंग छुआन 10 रुपए में चलो, बस 2 सीट और चाहिए। हेचुआन, आखिरी एक सीट खाली है, जल्दी बैठो, गाड़ी तुरंत निकलेगी। चांगशो जाना है, चांगशो, जल्दी आओ। चारों तरफ अलग अलग जगह जाने वाले लोगों की आवाजें गूंज रही थीं। मैं ध्यान लगाकर हर आवाज सुनने लगा। कुछ ही देर बाद मुझे किसी ने गुआनिनचाओ जाने के लिए आवाज लगाते सुना। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने आवाज की दिशा में देखा। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसने काले रंग की जैकेट पहन रखी थी और मुंह में सिगरेट दबा रखी थी। हाथ में सफेद बोर्ड था जिस पर लाल अक्षरों में साफ साफ गुआनिनचाओ लिखा था। मैं बैग पकड़े हुए धीरे धीरे उसके पास गया। फिर गर्दन उठाकर उससे पूछा, अंकल, गुआनिनचाओ जाने के कितने पैसे लगेंगे? उस आदमी ने मेरी आवाज सुनकर जैसे कुछ अजीब देखा हो वैसे मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने मेरे पीछे नजर दौड़ाई। उसके माथे पर शिकन आ गई। अकेला आया है, कोई बड़ा साथ नहीं है? मैंने धीरे से सिर हिलाया। जी, मैं अकेला हूँ। उसने मेरी तरफ दोबारा गौर से देखा, फिर मुंह से सिगरेट निकालकर जमीन पर फेंकी और पैर से कुचलकर बुझा दी। नहीं ले जाऊंगा। मैं एकदम हैरान रह गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह मना कर देगा। मैं वहीं खड़ा रह गया। वह आदमी बोला, नहीं ले जाऊंगा, जब तक तेरे साथ कोई बड़ा नहीं है मैं तुझे नहीं ले जा सकता। उसने भारी स्थानीय लहजे में समझाया, अगर रास्ते में तेरे घर वाले आ गए और बोले कि मैंने बच्चा अगवा किया है तो मैं क्या करूंगा? ऊपर से पैसे का नुकसान अलग होगा। मेरे लिए मुसीबत मोल लेने का कोई फायदा नहीं। उसकी बात सुनकर मैं काफी हद तक समझ गया। वह सिर्फ इसलिए मुझे ले जाने से डर रहा था क्योंकि मैं अकेला बच्चा था।
उसे डर था कि मेरे माता पिता बाद में उस पर बच्चे को भगाने या अगवा करने का आरोप लगा सकते हैं। उस समय शहरों में सुरक्षा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसका डर कुछ हद तक समझ में आता था, लेकिन फिर भी मेरा दिल टूट गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रास्ते की पहली परेशानी ही इतनी बड़ी होगी। मोफान की बनाई पूरी योजना यहीं आकर फेल हो गई थी। मैंने होंठ काटे और वहां से आगे बढ़ गया। सोचा शायद कोई दूसरा ड्राइवर मुझे ले जाने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन मैं मुश्किल से 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि पीछे से उसी आदमी की आवाज आई, ओए छोटे जरा रुक। मेरे कदम तुरंत रुक गए। मेरे मन में उम्मीद जगी, क्या उसने अपना फैसला बदल लिया? क्या वह मुझे ले जाने के लिए तैयार हो गया? मैं तुरंत पलटा और उसके पास वापस गया। अंकल क्या हुआ, आप मुझे ले चलेंगे? वह आदमी नीचे बैठ गया ताकि उसकी नजरें मेरी आंखों के बराबर आ जाएं। उसने मुझे गौर से देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, सच सच बता, तू अकेले घर से भागकर आया है ना? घर वालों से झगड़ा हुआ है? ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरी नजरें अपने आप इधर उधर जाने लगीं और मैंने बैग को और कसकर पकड़ लिया। मैंने तेजी से सिर हिलाया, नहीं, मैं घर से भागकर नहीं आया हूँ। मेरे पापा ग्वानिनछाओ में मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वह आदमी मेरी आंखों में देखते हुए बोला, मैं लोगों को पहचानने में माहिर हूँ। तू जरूर घर से भागकर आया है, सच बता, घर वालों से झगड़ा हुआ है ना? उसकी नजर इतनी पैनी थी कि मुझे लगा जैसे वह मेरे मन की सारी बातें पढ़ सकता है। मेरी घबराहट और बढ़ गई। मेरा मन हुआ कि मैं तुरंत वहां से भाग जाऊं। मैंने कहा, ना, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत मत सोचिए। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर जवाब दिया और तुरंत मुड़कर जाने लगा। घबरा मत छोटे, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। भाग क्यों रहा है? उसने अपनी जेब से एक बड़ी सी व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। ले खा ले, बहुत मीठी है। नहीं चाहिए, धन्यवाद अंकल, मुझे जल्दी जाना है। मैंने हाथ हिलाकर मना कर दिया और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन का डर लगातार बढ़ रहा था। अरे ले ले, एक कैंडी ही तो है, इसमें क्या बुराई है? मैं सच में अच्छा आदमी हूँ, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे मना करने के बावजूद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती वह कैंडी मेरी हथेली में रख दी। मैंने कैंडी को हाथ में कसकर पकड़ लिया। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं डर भी रहा था और घबरा भी रहा था। वह आदमी फिर पूछने लगा, तेरा घर कहाँ है? तू इतना छोटा बच्चा है और अकेला घूम रहा है, बाहर अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। चल अंकल तुझे घर छोड़ देता है, बिल्कुल सुरक्षित पहुंचा दूंगा। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा नरम थी। उसने अपना बोर्ड दीवार के सहारे टिकाया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा। लंबे समय तक सिगरेट पीने की वजह से उसके दांत पीले और काले पड़ चुके थे। उसे देखकर मेरे मन में अचानक घिन सी होने लगी। तभी मेरे दिमाग में कई दिनों से खामोश मोफान की आवाज अचानक गूंजी, भागो।